वार्निंग हो गया था ना? ठीक है, निकालो एस ब्लॉक, मॉड्यूल निकालो। चलो सब मॉड्यूल निकालो फटाफट। मॉड्यूल में पेज नंबर 121 लाइव वालों मॉड्यूल निकालो फले। पेज नंबर 121 निकाल लिया? पेज नंबर 121 में देखो, इधर सब इधर, ये इधर गैप खाली है दोनों साइड में। इस ऊपर वाले गैप में आपको क्या लिखना है, जो मैं इधर लिख रहा हूं, और नीचे वाले गैप में जो इधर लिखूंगा, ठीक है? तो आपको ऊपर वाले गैप में लिखना स्टार्ट कर देना है, साथ में ही लिख देना जो मैं लिख रहा हूं, पहले उसको समझेंगे बाद में, पहले लिख लो एक बार आप इसको, छोटा छोटा करके लिखना थोड़ा सा। बड़ी गर्मी करके रखते हो तुम लोग यार। कैसे? अरे तुम लोग नालायको। बस बस बस, बातें मत करो, अब लिखो, लिख लो फटाफट, लिख लो, बातें नहीं। नहीं, वहीं लिखो यार, हो जाएगा। तुम्हारे बैच में सबसे लास्ट में चालू हो रहा है, ये मान के चलो, सभी बैचेस में हुआ है तो तुम्हारी भी हो जाएगा। ली के काका, हालांकि ये आपने पढ़ी हुई होगी, और विद ट्रिक भी आपको याद होगी, तो आपको अगर वो याद है तो वो भी ठीक है ना? इसमें तो कुछ एलिमेंट्स मैंने कट भी करे हुए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे यूज के हिसाब से जो लिखे हुए हैं वो है ना? तो फिर भी लिख तो लो आप लोग ये चीज।
मैं बोल देता हूँ एक बार ट्रिक पूरी देखो ध्यान से। ली के काका ने मांगी अलमारी, एल तक। मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी को नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, दहेज मांगने जैसा काम चल रहा है। सुन प्रभा, है ना, ही कुटी होगी आज पीट कर आऊं, है ना, कुछ नहीं है, तो बस दिस इज ट्रिक है। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी कोनी, सुन प्रभा ही कुटी होगी आज मैं भी, मतलब पीट कर आऊं, ऐसे आज पीट कर आऊं, आऊं ऐसे करके। तो अब आप ये लिखो फटाफट से, ये वाला पार्ट ऊपर वाले ब्लॉक में आएगा। ब्लर तो नहीं है बेटा, आप तो बिल्कुल क्लियर है आज तो। संचिता जैन, ब्लर नहीं है बेटा, क्लियर ही है। ठीक था ना वैसे? कुछ बच्चे ब्लर ब्लर बोल रहे हैं, ब्लर लग नहीं रहा मुझे, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे तो। परफेक्ट था ना? ये नीचे है, जो राइट साइड पे लिखा है उसको नीचे लिख लेना। वहीं हो जगह तो वहीं लिख लेना, नहीं हो तो नीचे लिख लेना। हाँ बस नहीं है। सब सही है। बीच में स्पेस से मतलब नहीं है आपको, बीच में स्पेस तो मैंने ऐसे ही छोड़ा है। आप तो लिख लो, कुछ चीजें और समझानी है मुझे इसलिए। वो इससे रिलेटेड नहीं है, जो और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना अपन उनसे रिलेटेड है। कुटी। डन, हो गया, लिख लिया।
जल्दी लिखो यार, क्योंकि चीजें स्टार्ट करनी है फटाफट से। हो गया? हो गया डन? चलो आ जाओ अब नेक्स्ट पॉइंट देखो उस पे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको आ जाओ 121 पेज नंबर पे, सभी पेज नंबर 121 पे आपको ऊपर इंट्रोडक्शन दे रखा है बेटा। उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आपको ये बताया गया है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाले कौन से हैं? अल्कली मेटल्स। और सेकंड वाले कौन से हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सारे कैसे होते हैं? बेसिक नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक। बेसिक है अल्कलाइन नेचर के, इसलिए इनको नाम ही क्या दिया? अल्कली मेटल्स। सेम विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड भी क्या होते हैं? अल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के ही होते हैं, एक बेरिलियम को छोड़ करके। बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इसलिए उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एम्फोटेरिक होने के कारण से उसको अल्कलाइन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। बेस के सामने अपने आप को एसिड बनाने वाले या एसिड के सामने अपने आप को बेस बनाने वाले को अपने को क्या बोलना होता है? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं अपन को? एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी सेकेंडरी के हैं वो सब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट जो मैंने बोले वो कहां मार्क करने हैं? देखो इंट्रोडक्शन में जो ग्रुप नंबर 1 थर्ड नंबर लाइन लिख रही है, थर्ड नंबर पे ग्रुप नंबर 1 से टिक कर लेना पूरा अर्थ क्रस्ट तक, लास्ट लाइन तक। इसमें जो बातें बोली है लास्ट लाइन, अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, है ना? आ जाओ, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है अपने को। यहाँ पर अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से कंपैरिजन है। बेस्ट मेथड है कंपैरिजन में पढ़ने का ये, है ना? देखो फिजिकल स्टेट पहला बता रखा है बेटा। अल्कली मेटल्स में देखो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? NH1 क्या है? और आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट साइड वालों का क्या है? अल्कली वालों का, अल्कलाइन वालों का NH2। हमें पता है आउटमोस्ट में इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्रॉन्शियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है फर्स्ट ए वालों का, और राइट साइड पे बेरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है सेकंड ए वालों का। थर्ड सारे के सारे सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट। और ये वाले ग्रेइश व्हाइट होते हैं, इसने सिल्वरी व्हाइट लिखा हुआ है, ग्रेइश व्हाइट कर लेना उसको, सिल्वरी व्हाइट की जगह ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश कलर अल्कलाइन। बिल्कुल सेकंड ए वालों में ग्रेइश व्हाइट, और फर्स्ट ए वाले सारे सिल्वरी व्हाइट होते हैं, चांदी जैसे चमकदार होते हैं। सबके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब शाइनी रहते हैं, धूप की रोशनी पड़ जाए चमक जाते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट लाइट सॉफ्ट मेलेबल डक्टाइल होते हैं अल्कली मेटल्स, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हार्डर होते हैं। ये मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पीट पीट के शीट्स बनाना या वायर्स में कन्वर्ट करना, मेलेबिलिटी है ना। पीट पीट के शीट्स बनाना तो मेलेबिलिटी, और वायर्स बनाना डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है। ये किसमें होती है? फर्स्ट वालों में, क्योंकि वो सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? मेटल सॉफ्ट क्यों होंगे? क्योंकि उनकी मेटलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम है। मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हार्डर होंगे, मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो सॉफ्टर होंगे। फर्स्ट वाले में आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और सेकंड वालों में 2। इधर से इधर जाने पर आउटोमोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो सॉफ्ट से हार्ड हो गए। इसलिए फर्स्ट वाले सॉफ्ट होते हैं और राइट सेकंड वाले हार्डर होते हैं। उनमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जैसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। आप आ जाए हो क्या? आज ही आए हो? पहले कहाँ थे? लाइव पढ़ रहे थे? लाइव में पढ़ रहे थे पहले? अच्छा ठीक है, चलो देखो एटॉमिक साइज। देखो आप एटॉमिक साइज के अंदर बेटा बताओ ऊपर से नीचे जाने में साइज का क्या होता है? हाँ, तो दोनों लिथियम से सीजियम बढ़ेगा, बेरिलियम से बेरियम भी बढ़ेगा। और एस ब्लॉक के अंदर एक ऑर्डर बताया था मैंने आपको, याद है? जिगजैग साइज ऑर्डर, है ना। एस पहले एन, ये ई बन रहा था और फिर एन बन रहा था। देखो बना हुआ है वो ऑर्डर। उसी ऑर्डर में बताओ बेरिलियम स्मॉलेस्ट है कि लार्जेस्ट है? और सीजियम लगा लो, गोला लगा के बेरिलियम को लिख दो स्मॉलेस्ट गोले में, बेरिलियम को गोले में डाल के लिख दो स्मॉलेस्ट, और सीजियम को लिख दो लार्जेस्ट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। क्या कर चुके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिटेल में पूरा याद है आपको? हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमने ये लिखा हुआ है पूरा ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में फर्स्ट वालों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है, नीचे नीचे लिखा हुआ है, टिक कर लेना उसको, इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है। LINAKRBCS ऊपर से नीचे आने वक्त
मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू कम होती है, जबकि डिक्रीजिंग ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का अलग आता था, बॉइलिंग पॉइंट का अलग आता था सेकेंड वालों में। सेकेंड वालों में याद है मैग्नीशियम लास्ट में चल जाता था, है ना। मैंने कहा था इसको पढ़ने के लिए अपने को थ्योरी पढ़नी पड़ सकती है, बॉइलिंग थ्योरी, जो अपन नहीं पढ़ेंगे, अपने को याद ही रख ले तो ज्यादा बेटर है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आप मार्क कर ले, सेकेंड वालों में जो नीचे दोनों ऑर्डर दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। आ गए नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 122। हाँ, आईपी बताओ, आईपी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जा रही एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? आईपी बोलते हैं। ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान या मुश्किल? आईपी कम या ज्यादा? कम। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ने के साथ आईपी कम होती चली जाएगी। देखो लिथियम सीजियम आईपी कम हो रही है और बेरिलियम से बेरियम आईपी कम हो रही है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, फर्स्ट वाले क्या शो करते हैं बेटा? +1। आपने कभी भी नहीं देखा होगा +2 या +3, उन पे कभी नहीं देखा होगा। हमेशा क्या देखोगे? Li+, Na+, K+, Rb+, CS+, यही देखोगे। और सेकेंड वालों पे +2। हालांकि इसका एक रीजन है, IP1 और IP2 का डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है किसी एलिमेंट के लिए तो +1 शो करेगा लोअर वाली, और IP1 IP2 का डिफरेंस 11 से कम होता है तो +2 शो करेगा हायर वाली। अब ये डिफरेंस से निकालने का काम पीरियोडिक में करेंगे। ये पॉइंट जो है ना, जब बोल रहा हूं आपसे अभी आईपी का डिफरेंस, ये कहां का पार्ट है? जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तब डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अभी के लिए उस पॉइंट को छोड़ दो, बस अभी ध्यान रखो कि फर्स्ट वाले +1 शो करते हैं और सेकंड वाले +2 शो करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटलिक कैरेक्टर। मेटल्स का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का? इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करके उन पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। तो वही बात वही हो गई, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान कब होगा? जब आईपी ज्यादा होगी या कम होगी? जितनी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाए उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी खा के इलेक्ट्रॉन निकले उतना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो ज्यादा अच्छा मेटल, या जो मुश्किल से देगा? जल्दी। जल्दी कब देगा? जब आईपी कम हो गया ज्यादा। आईपी कम कब होगी? जब साइज बड़ा होगा, छोटा बड़ा होगा। तो बस ऊपर से नीचे आए, साइज बढ़ गया, आईपी की वैल्यू कम हो गई, इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ गया और साथ में रिएक्टिविटी भी बढ़ गया, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन छोड़ने से है कि गेन करने से है? तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ेगा उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से नहीं छोड़ेगा उसकी रिएक्टिविटी भी कम है। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ बेटा, ऊपर से जाने पे आईपी कम हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। इनवर्सली क्या? डायरेक्टली इनवर्सली। आ जाओ बेटा नेक्स्ट, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान समझना इस पॉइंट को, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सब बोर्ड पे देखो ध्यान से, मैंने लिया बेटा यहाँ पर, मुझे पता है डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हो। ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा आकार हो गया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे आने में मास भी बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो मास भी बढ़ेगा। अब मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर डोमिनेटिंग कौन माना जाता है? मास। क्या माना जाता है? मास। मास को डोमिनेटिंग माना गया है डेंसिटी के फैक्टर में, क्योंकि उसके हिसाब से ऑर्डर निकल के आता है। तो यहां से जाने पे हमारे अकॉर्डिंग हमें पता है मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन मास मोर बढ़ रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऊपर से जाने में मास बढ़ने के साथ डेंसिटी बढ़नी चाहिए। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है ना। ऑर्डर आता भी यही है, बस एक चेंज है, पोटेशियम आ जाता है पीछे, सोडियम आ जाता है आगे। अब ये ऑर्डर हुआ ऐसा, ये बन गया लिथियम, लिथियम के आगे आ गया पोटेशियम, पोटेशियम के आगे सोडियम, सोडियम के आगे रुबिडियम, रुबिडियम के आगे सीजियम। ये इतना सा चेंज है। अब इस चेंज का रीजन समझो। इस चेंज का रीजन ये है, पोटेशियम कौन सी पीरियड से बेटा? 4th पीरियड से। और ये सोडियम कौन सी पीरियड से है? 3rd पीरियड से है। 3rd पीरियड है तो इसमें कोई 2d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, क्योंकि 2d होते ही नहीं है। जबकि 4th पीरियड वालों में पक्का है कि n-1 वाला 3d वेकेंट है, 3d वेकेंट है, बोलो सही है, ये 3d वेकेंट पड़ा हुआ है ना। 4th पीरियड वालों में 3d हमेशा वेकेंट है, 5th पीरियड वालों में 4d हमेशा वेकेंट है, 6th पीरियड वालों में 5d हमेशा वेकेंट है। हमेशा n-1 वाला d भरा खाली ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्यों खाली क्यों है? अरे बताओ ना, पोटेशियम में क्या खाली क्यों? पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, है ना। 4s1 में खत्म हो गया ना, आगे 3d तो पहुंचे ही नहीं आप। 4s के बाद 3d भरते हो ना, 3d खाली पड़ा हुआ है इसका मतलब, है ना, खाली पड़ा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, अंदर का d वेकेंट पड़ा होने के कारण से बेटा क्या हुआ, एकदम से d ऑर्बिटल वेकेंट है, मतलब 5 ऑर्बिटल खाली है, और 5 ऑर्बिटल खाली है तो अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया। भाई एकदम से इतनी खाली जगह आई तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, और वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी को कर देगा, कम कर देगा। इसलिए पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम के रिस्पेक्ट में
कम देखी जाती है, क्योंकि इसमें कोई 2D वेकेंट नहीं थे, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा, डेंसिटी नहीं कम हुई। लेकिन इसमें 3D वेकेंट होने के कारण से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, डेंसिटी को कुछ हद तक कम कर दिया, इतना कम कि वो सोडियम से पीछे आ गया। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 3D वेकेंट होने के कारण से क्या हुआ, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा या पोटेशियम की सोडियम से कम हो जाती है। अब यही सेम चीज आपको यहां भी लगेगा, सुना ध्यान से। जैसे बेरिलियम लिया, मैग्नीशियम लगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब सेकंड की बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास डोमिनेटिंग है, डेंसिटी बढ़नी चाहिए। इसमें भी चेंज आता है। चेंज कहां आता है, वही एक तो यहां पे चेंज आता है, कैल्शियम इधर और मैग्नीशियम इधर आ जाता है। क्या होगा बेटा बताओ, ये आ गया कैल्शियम यहां पर और ये आ गया मैग्नीशियम आगे। अब यहां पर ये स्ट्रोंशियम और ये बेरियम यहां पे। अब बताओ ये बेरिलियम कहां पर है अभी, लास्ट में, लेकिन ये भी आगे आ जाता है थर्ड पोजीशन पे, यहां पर आ जाता है। अब दो चेंज आ गए यहां पे, एक तो ये वाला चेंज है और एक बेरिलियम का आगे आना है। अब दोनों की रीजन समझना, ये वाले में तो वही चेंज है, सेम वही रीजन है। कैल्शियम कौन से पीरियड से है, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड तो क्या है, 3D वेकेंट है कि नहीं है, 3D वाला वेकेंट है, N-1 वाला D खाली है, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा, डेंसिटी कम कर दिया, इसलिए इससे कम हो गया। जबकि इसमें कोई 2D वेकेंट नहीं है। बेरिलियम थर्ड पोजीशन पे इसलिए आ गया बेटा लास्ट से, क्योंकि बेरिलियम पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटा है, अभी लिखवाया था स्मॉलेस्ट। इतना छोटा है कि वॉल्यूम की मात्रा बहुत, और वॉल्यूम अगर कम हो गया तो डेंसिटी कुछ मात्रा में इतनी बढ़ जाती है कि वो थर्ड पोजीशन पे एक्वायर कर लेता है, इसलिए ये यहां आ जाता है। और ये दोनों का तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा। अब देखो उसको मॉड्यूल में बेटा आ जाओ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में। इन अ ग्रुप, पढ़ो उसको, इन अ ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस also increases along with atomic weight, but atomic weight increases more than atomic volume, so density increases from lithium to cesium। अब देखो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, मार्क कर लेना उसको। ऐसे ऑर्डर्स आए ना, अपने आप मार्क कर लिया करो, मेरे बोलने का वेट मत किया करो, ऑर्डर्स जहां भी आ रहे हैं मार्क कर लो। अब एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, व्हाई? देखो इसमें, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल इन द इनर शेल्स ऑफ पोटेशियम, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। राइट साइड पे आओ, राइट साइड पे बेरिलियम से बेरियम तक ऑर्डर दिख रहा है, मार्क कर लो। कैल्शियम मैग्नीशियम में आगे पीछे क्यों हुआ, समझ के क्या रीजन है, सेम रीजन एज दैट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। वही लिख दो कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे अंडरलाइन करके, सेम रीजन एज दैट ऑफ सोडियम पोटेशियम। कैल्शियम और कैल्शियम मैग्नीशियम में नीचे से लाइन खींच के लिख दो, सेम रीजन एज दैट ऑफ सोडियम पोटेशियम, सेम रीजन एज दैट ऑफ सोडियम कॉमा पोटेशियम। और बेरिलियम के नीचे अंडरलाइन करके लिख देना, due to extremely small size, बेरिलियम के नीचे due to extremely small size volume decreases, density increases, due to extremely small size volume decreases, density increases। बेरिलियम के नीचे अंडरलाइन करके ये लिख देना। क्लियर सभी को? बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, कंडक्टिविटी। बताओ कंडक्टिविटी में क्या होता है, मेटल्स में कंडक्टिविटी किस कारण से होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से कि गेन करने से? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से। जितने इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ज्यादा होगी उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब फर्स्ट डे वालों में आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और सेकंड डे वालों में कितने, 2। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गई, इसलिए सेकंड डे वालों की कंडक्टिविटी फर्स्ट डे वालों से ज्यादा होती है। बस ये लिखा हुआ इसमें। नेक्स्ट आ जाओ फ्लेम टेस्ट पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब सब बोर्ड पे देखो, फ्लेम टेस्ट की थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लेम टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल कौन सा कलर देता है। सब बोर्ड पे देखना एक बार। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो एस ब्लॉक के मेटल आयंस को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। एस ब्लॉक के मेटल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस फ्लेम टेस्ट से। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई XYZ मेटल यहां पर है एस ब्लॉक का, मान लीजिए कोई लिथियम मेटल मैंने यहां लिया है ना, इसको लिया और नीचे से क्या करना स्टार्ट किया बेटा, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया लिथियम मेटल को। ये फ्लेम होती है बुनसन फ्लेम। क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की डिजाइन फ्लेम होती है, इसी पर्पज से, इसी टेस्ट के पर्पज से बुनसन फ्लेम आपने यहां पे लिया है, ठीक है। फ्लेम से जब हीट मिलेगी तो लिथियम मेटल है, मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिलती है, वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, एक्साइटेशन लेवल पे चले जाते हैं, है ना। एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, लेस एनर्जी पे तो नहीं रहेंगे, एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, ऊपर चले गए, है ना। अब क्या करा, नीचे से हमने बुनसन फ्लेम को हटा लिया, क्या कर लिया, फ्लेम को हटा लिया। अब फ्लेम को हटाओगे तो जितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके ऊपर गए थे, उतनी ही एनर्जी को वापस नीचे आते वक्त, नीचे आएंगे सही, एनर्जी ऊपर गई और रेडिएट करके अपनी ग्राउंड स्टेट में जरूर आएंगे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, उनको अपनी स्टेबिलिटी स्टेट वापस अटेन करनी है, तो वापस नीचे आते हैं।
तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गए इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ही एनर्जी को लिबरेट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो वो जो एनर्जी वो लिबरेट करते हैं वो विजिबल लाइट की फॉर्म में। किसमें? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मतलब है VIBGYOR, 7 कलर्स ऑफ लाइट। इसके फॉर्म में लिबरेट करते हैं, इसको एमिट करते हुए निकल के आते हैं। अब इस फॉर्म में करते हैं तो इस फॉर्म में जितनी एनर्जी रिलीज करी, मान लो x एनर्जी रिलीज हुई, x जूल, अब वो x जूल एनर्जी इस 7 कलर्स में से किसी एक कलर की एनर्जी से मैच कर गई, तो वो कलर फिर उस मेटल के सरफेस पर वहां पर नजर आने लगता है। और अब अलग अलग मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेशन के लिए ऊपर जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अलग अलग होगी, सबका एनर्जी लेवल अलग होगा। अगर अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ऊपर जाने के लिए और नीचे आते वक्त भी अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी, जितनी गया लेकर के ऊपर नीचे आते वक्त उतनी ही लिबरेट करी। अलग अलग मेटल, अलग अलग एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल्स, अलग अलग रिक्वायर्ड एनर्जी, अलग अलग रिक्वायर्ड एनर्जी, तो अलग अलग रेडिएटेड एनर्जी, एमिटेड एनर्जी भी अलग अलग होगी। अगर एमिटेड एनर्जी अलग अलग होगी तो अलग अलग कलर देखने को सरफेस पर मिलेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट। बस इतना सा है ना। अब कौन सा मेटल कौन सा कलर देता है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, आप ध्यान से देखो, उसमें क्या पढ़ो, अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बुल्सन फ्लेम। द फ्लेम एनर्जी causes an excitation of the outermost electron which on dropping back to ground state emits absorbed energy। जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको एब्जॉर्ब एनर्जी को एमिट करता है इन एज अ visible light, as a visible light। राइट साइड पे देखो, due to small size of beryllium and magnesium outermost electrons are tightly bounded so not excited to higher energy level। बेरिलियम मैग्नीशियम ये हमेशा दिक्कत करेंगे बेटा। बेरिलियम मैग्नीशियम के साइज छोटी है, आईपी की वैल्यू ज्यादा है, इनकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स पे टाइटली बाउंडेड न्यूक्लियस है, इसलिए हर बार ये रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे वो दिक्कत में रहेगा। कभी बेरिलियम मैग्नीशियम रिएक्शन दे देंगे, कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनके अंदर छोटा साइज और हाई आईपी, छोटा साइज है, हाई आईपी है, रिएक्टिविटी बहुत कम है। रिएक्टिविटी कम है तो हर बार ये दिक्कत ही करते हैं, कोई टेस्ट देंगे कोई टेस्ट नहीं देंगे। जब भी बेरिलियम मैग्नीशियम की बात है मान के चलना एक ही रीजन है, क्या बेटा? छोटा साइज और हाई आईपी। आईपी की वैल्यू ज्यादा, छोटा साइज है, रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है तो हर बार दिक्कत में रहते हैं, इसलिए ये टेस्ट नहीं देते हैं, बाकी सब देते हैं। अब बाकी सब क्या क्या कलर देते हैं इस टेस्ट में बेटा फ्लेम पर, वो आपको देखना है। बताओ, मैं मेटल का नाम बोलूंगा, आपको कलर बोलना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, स्क्रॉन्शियम, कैल्शियम, सीजियम, रुबिडियम, हाँ पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, ब्लू। चलो ठीक है, हो गए। चलो एक बात ऑलरेडी लाइन टू लाइन। लिथियम, अरे रेड रेड होता है, क्रिम्सन रेड और ये सब बिना बात, मैंने कहा ना ये सब अपने चोचले नहीं है। इसमें अपने अपने को नहीं आती है, अपने को बस रेड रेड बस ध्यान, क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो। चलो एक बार लाइन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो मेटल्स को हीट करे बिना ही इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्साइट हो जाए, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके ही बस, या आसपास की जो अपनी एनर्जी है विजिबल लाइट है, इसी को एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन लेवल पे चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो मतलब फोटोन से वर्ड आया फोटो, लाइट फोटोन्स को एब्जॉर्ब करना। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक वर्ड आया है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाना, और इफेक्ट मतलब जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लाइट फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स का अगर एक्साइटेशन लेवल पे चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इतनी सी एनर्जी में कौन ऊपर कम किसकी होती है, जिनका साइज बड़ा होता है कि छोटा होता है। इसलिए पूरे एस ब्लॉक में सिर्फ 3 ही मेटल है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आईपी कम है, साइज बहुत बड़ा है, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके ही। लिथियम सोडियम साइज छोटा है, आईपी की वैल्यू ज्यादा है, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। सेकेंड वाले सारे ये टेस्ट नहीं देते बेटा, क्योंकि राइट लेफ्ट टू राइट आने पे एक तो साइज छोटा हो गया और चार्ज ही प्लस वाला, आईपी भी बढ़ गई, साइज छोटा, आईपी बढ़ गया, रिएक्टिविटी कम हो गई, उनके लिए विजिबल लाइट काफी सफिशिएंट नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजने के लिए। इसलिए पूरे इस ब्लॉक में सिर्फ कौन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इज क्वाइट लार्ज, so their IP is very low. Due to very low IP, their valence shells electrons gets excited even by absorbing visible light. That's why cesium is used in photoelectric cells. Right? ये cesium को photoelectric cells में इसीलिए यूज करते हैं। एक बार पूछा था कौन सा मेटल photoelectric cells में यूज करते हैं, आंसर था cesium. Next, these elements do not show this property as their atomic size is small, hence IP is higher than first A group. इसलिए प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अब आ जाओ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो अपने बोर्ड पे लिखा है, ये वाला पार्ट आ जाओ एसओपी पे। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने बोर्ड पे लिखी हुई है बेटा, ये वो सीरीज है जिसको अपन रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। एसओपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल। ऐसे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट अपने आप में डिटेल्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। इसको समझने के लिए आपको आईपी, एचई, एलई बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, एक एनर्जी से आंसर नहीं निकल के आता है इसका, मल्टीपल एनर्जीज का नेट कॉम्बिनेशन होता है जब जाकर के ये ऑर्डर निकल के आते हैं, है ना। ये डेटाबेस ऑर्डर है सारे के सारे, अपन इसको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझेंगे। एसओपी का मतलब है खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं खुद तो हो रहा हूं ऑक्सीडाइज और आपको कर रहा हूं रिड्यूस। मेरा खुद को ऑक्सीडाइज करने का कितना पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा मेरी एसओपी कितनी पॉजिटिव है। जितना मेरी एसओपी की वैल्यू हाईली पॉजिटिव, मतलब मैं अपने आप को उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता हूं और आपको उतना ही जल्दी रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता हूं। मेरा एसओपी जितना हाईली पॉजिटिव होगा, मैं आपके लिए उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हूं, क्योंकि मैं जल्दी से ऑक्सीडाइज करूंगा खुद को और आपको रिड्यूस जल्दी से करूंगा। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा मैं आपके लिए, जब मेरा एसओपी उतना ही हाई पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये ऊपर आने वाले तत्व, ऊपर आने वाले एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एसओपी हाईली पॉजिटिव होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की फॉर्म में आते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स क्यों, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है, इनको इलेक्ट्रॉन खाना पसंद नहीं है। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस को इलेक्ट्रॉन खिलाएं और सोडियम प्लस को इलेक्ट्रॉन खा के सोडियम में कन्वर्ट करने आसानी से। कोई भी ऐसा नेचर में रिड्यूसिंग एजेंट पैदा ही नहीं हुआ जो एस ब्लॉक के मेटल आयंस को इलेक्ट्रॉन खिला करके उनको सिंपल मेटल में कन्वर्ट कर दे। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना जानते हैं, छोड़ना जानते हैं, वापस इलेक्ट्रॉन खाना पसंद नहीं करते। स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, स्पेक्टेटर आयन, ऑडियंस आयन, सिर्फ तमाशा देखने वाली ऑडियंस है, खेल में भाग नहीं लेंगी, खेल होते देखेंगी, बस दूसरे को देख रहे हैं साथ में है, मतलब ये, लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो स्पेक्टेटर आयंस बोला जाता है। इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है क्योंकि इनका एसओपी बहुत पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही पसंद है, कैटायन में जाना पसंद है, वापस न्यूट्रल में रहना पसंद नहीं है। ये वाले वो हैं बेटा जिनका एसओपी इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस पॉजिटिव है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट तो है, लेकिन इनके कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए थोड़े से माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि हाइड्रोजन से नीचे आने वाले ये वाले एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं छापा एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, छापा। छापा दो वर्ड जो है वो पहले लेटर से आया है, छापा में मतलब ये CHAPA, छापा एलिमेंट्स कहा जाता है इनको। इनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल लीस्ट होती है, इनको जीरो स्टेट में रहना पसंद होता है, इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है ही नहीं। आपको याद है एक पॉइंट लिखवाया था मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन में, सम लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स फर्दर डिकम्पोजेस इनटू मेटल प्लस O2, याद है। Ag2O टूट गया था Ag प्लस हाफ O2 में, याद है। HgO टूट गया था Hg प्लस हाफ O2 में, वो Ag2O Ag में चला गया था, HgO Hg में चला गया था। क्यों, यही नहीं चलता, क्योंकि उनको जीरो में रहना पसंद है। वो +1 से 0 में चला गया, +2 से 0 में चला गया, अपने साथ वाली ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर उसको निकाल दिया था O2 में, याद है आपको। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनका एसओपी नेगेटिव होता है, एसआरपी पॉजिटिव होता है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनका एसआरपी कैसा, एसओपी पॉजिटिव होता है, एसआरपी क्या होगा, इनका एसओपी पॉजिटिव, एसआरपी क्या होगा, हाँ इसका एसओपी नेगेटिव तो एसआरपी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आया समझ में। अब
ये जो पूरा नेचर अपन चेक करते हैं ना, एसओपी वाला, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है, रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है या कम है, ये सब चेक करते हैं पानी के अंदर। किसमें? मेनली पानी में चेक किया था, एक्वस मीडियम के अंदर। क्योंकि जब भी आप पोटेंशियल्स को स्टडी करते हो बाय डिफॉल्ट एक्वस मीडियम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि एक मीडियम ऐसा होना चाहिए जो कंडक्टिव मीडियम है। भाई इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा ना, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैंने आपको तो कर दिया रिड्यूस, खुद क्या हो गया? तो आप तो इलेक्ट्रॉन को कैच के थोड़ी करके कि मैं इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूं ऐसे और आपने उठा लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने कैच करवा दिया आपको, मैं ऑक्सीडाइज हो गया। नहीं, एक कंडक्टिंग मीडियम जरूर चाहिए इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। दैट कंडक्टिंग मीडियम कौन सा यूज करते हैं हम? वाटर। सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी वाटर की है और बेस्ट कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है ना। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्वस मीडियम के अंदर, एक्वस मीडियम में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बेटा? लिथियम। कौन होता है? लिथियम। और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन। क्या रीजन है? उसका मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होने का। अब इसको समझना, मैं बोलता हूं लिथियम को अपन एक्वस मीडियम में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए बोल रहे हो बेटा, आप सोचो पानी में डाल दिया, पानी में जाके जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा खुद तो होगा ऑक्सीडाइज, सामने वाले को करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कब छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वो तभी छोड़ेगा जब उसको पता हो कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद बनने वाला कैटायन है वो छोटे साइज का होगा और पानी उसका हाइड्रेशन ज्यादा करेगा। क्योंकि पानी में जब भी आयंस बनते हैं, पानी का एक ही काम होता है, हाइड्रेशन। याद है आपको? तो अगर किसी मेटल को आपने पानी में डाला और उसने जाके इलेक्ट्रॉन्स छोड़े और इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। तो कैटायन का अगर हाइड्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा पानी में, क्योंकि उसको पता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर मेरा बनने वाला कैटायन इतना हाइड्रेशन करवाएगा, इतना हाइड्रेशन करवाएगा कि निकलने वाली He का मैग्नीट्यूड बहुत, वो अपने आप स्टेबलाइज कर देगा। क्योंकि निकलने वाली एनर्जी जितनी ज्यादा उतना स्टेबलाइजेशन भी ज्यादा। तो वही मेटल पानी में जाके जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जिसको पता है कि बनने वाला कैटायन हार्डली हाइड्रेशन शो करेगा और निकलने वाली He स्टेबलाइज कर देगी। अब कौन छोड़ेगा बेटा? बताओ, हाइड्रेशन किसका होता है? छोटेगा कि बढ़ेगा? इसलिए लिथियम। लिथियम पानी में गया, जल्दी से छोड़ दिया, लिथियम प्लस बना और छोटा। लिथियम पहले भी छोटा था, लिथियम प्लस तो और छोटा हो गया, प्लस चार्ज आ गया, हाइड्रेशन हुआ जबरदस्त, फटाफट इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर पानी में है तो कौन है? लिथियम। इसलिए ऊपर ऊपर भी आ रहा है, आया समझ में, है ना। अब बात करते हैं अपन पानी के अंदर एना। अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, है ना, रिड्यूस करने की। ऑक्सीडाइज करने की बात करें, इलेक्ट्रॉन खाने की बात करें। बताओ इलेक्ट्रॉन खाने वाले कौन होते हैं? मेटल के नॉन मेटल? नॉन मेटल में बेस्ट कौन होते हैं? नॉन मेटल्स में बेस्ट होते हैं हेलोजेंस। कौन होते हैं? बिल्कुल राइट मोस्ट में जो आते हैं, ईएन सबसे ज्यादा, है ना, क्योंकि राइट जाते जाते नॉन मेटल के तरफ बढ़ जाते हैं। अब हेलोजेंस में सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन है। उसी को पता है कि मैं जब इलेक्ट्रॉन खाऊंगा तो बनने वाला एनायन जो है उसका साइज बहुत छोटा है, एफ माइनस का साइज बहुत छोटा है तो उसका हाइड्रेशन बहुत, जो निकलने वाली He बहुत ज्यादा निकलेगी, स्टेबलाइजेशन लेकर के आएगी। तो एफ को इलेक्ट्रॉन खाने में सबसे आसानी रहेगी पानी में जाकर के, क्योंकि उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होने वाला है बनने वाले एनायन का। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर पानी में को रखेगा, इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी वो कौन रखेगा? एफ रखेगा। और छोड़ने की प्रकृति कौन रखेगा? लिथियम। क्या रीजन है? He का मैक्सिमम होना, है ना। गैसियस मीडियम में अगर बात करें, जनरली गैसियस मीडियम में कम कैलकुलेशन की जाती है, और गैसियस मीडियम में बात करें या मोल्टन फॉर्म में बात करें तो सीजियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में देखा जाता है। क्योंकि गैसियस मीडियम में आप He की बात सिर्फ ये देखना है कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वही छोड़ेगा जिसकी IP सबसे कम होगी। IP सबसे कम किसकी होगी? जिसका साइज सीजियम। एस ब्लॉक में बात कर रहे हैं तो सीजियम आई बात समझ में। आ जाओ एसओपी, ये ऑर्डर्स ऐसे हैं बेटा एसओपी के जो एक्वस स्टेट में है, और आपको डायरेक्टली ध्यान रखने इस ऑर्डर को, आपको याद रख लेना है इजीली। बस ये एसओपी वाला पार्ट था। आ जाओ उसमें नेक्स्ट में। अब यहाँ पर देखो एसओपी वाला पार्ट, अब इसको तो छोड़ दो, आप जो इसमें लिखा हुआ है ना वो सब यही था पूरा पार्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब ये समझो कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की अगर बात करें तो जैसे मैं बोलता हूं बेटा कोई मेटल आयन है, मान लो ये मेटल आयन यहां पर है ना, मेटल आयन, और कोई सामने लुईस बेस आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? लुईस बेस। लुईस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बोलते हैं। अगर कोई लुईस बेस सामने आ रहा है, इसको आगे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पर इन्हीं लुईस बेस को अपन लिगेंड का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इनको अपन? लिगेंड। लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस बेस को ही लिगेंड बोला जाएगा उस जगह पे, बस, है ना। अब मेटल आयन के पास में अगर मान लो डब्बा खाली है, वेकेंट ऑर्बिटल है ना, और चार्ज उसमें प्लस में है, अच्छा खासा है, तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करके, अगर लुईस बेस के साथ में लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोई डब्बा भर देता है उसका, या मान लो कि मेटल आयन है, डब्बा खाली है, चार्ज प्लस में है, लोन पेयर देने वाला आ गया है, लोन पेयर लेकर के उसके साथ मिलकर अगर कोई कंपाउंड बना दिया उसने,
तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है। किसी से लोन पे एक्सेप्ट करके अपने डब्बे के अंदर उसके साथ जुड़ जाना इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? जब इस पर एक तो प्लस में चार्ज ज्यादा होगा, हाई चार्ज डेंसिटी। कैसा हो? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो आपको याद है ना अट्रैक्शन, तो इसके लोन पे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा, इसका साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि साइज छोटा होगा जब भी अट्रैक्शन ज्यादा पहुंचेगा, जितना बड़ा होगा उतना अट्रैक्शन कम रहेगा। तो साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लोन और वेकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस, अगर ये तीन कंडीशन है किसी के पास में, किसी आयन के पास में, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है, लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है लुईस बेस से। आई बात समझ में, है ना? अब एस ब्लॉक में कौन है? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। लिथियम प्लस का साइज बहुत छोटा, बेरिलियम प्लस 2 का साइज बहुत छोटा, मैग्नीशियम प्लस 2 का साइज बहुत छोटा। ये तीन ही ऐसे हैं जिनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल भी है, साइज भी छोटा है, इसलिए यही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। कहां पर? एस ब्लॉक के अंदर। अल्कली मेटल्स में लिथियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम। हाँ, क्लोरोफिल आपने देखा है बेटा, क्लोरोफिल वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, चलो देखो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओनली दोज एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच हैव स्मॉल कैटायन साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओनली लिथियम प्लस, है ना, अल्कली मेटल में कौन सा? सिर्फ लिथियम प्लस। ओनली लिथियम प्लस कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड रेस्ट अल्कली मेटल्स हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेस बनाती ही नहीं है, लेस टेंडेंसी नहीं बनाती ही नहीं है। राइट साइड पे देखो, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स लाइक मैग्नीशियम, क्लोरोफिल वगैरह ये बनते हैं क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम बनाते हैं सेकेंड डे वालों के अंदर, बाकी कोई भी नहीं बनाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। रिएक्टिविटी, फर्स्ट देखो आप रिएक्टिविटी बेटा। रिएक्टिविटी की बात करें, बताओ मेटल्स की रिएक्टिविटी किस कारण से होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने से कि गेन करने से? लूज करने। लूज करना आसान कब होगा? जब आईपी कम या ज्यादा। आईपी कम कब? जब साइज बढ़ा के छोटा। बस ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, आईपी की वैल्यू कम हो रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है। देखो रिएक्टिविटी बढ़ रही है क्या? दोनों में, लिथियम से सीजियम, बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ रही है। आ जाओ, रिएक्शन विद एयर। ये रिएक्शन विद एयर समझो, आप देखो बोर्ड पे देखो। देखो रिएक्शन विद एयर की बात करें, सब बोर्ड पे देखना बेटा। जैसे मैंने मेटल लिया है यहाँ, है ना, मैं दो तरह से रिएक्शन करवा रहा हूं यहाँ पर एयर के साथ में। रिएक्शन विद ड्राई एयर, ऐसी एयर जिसमें नेचर ड्राई है, मतलब पेना की O2 है, N2 है, CO2 है, लेकिन वाटर नहीं है। O2 N2 CO2 मैक्सिमम कंटेंट में रहता है एयर के अंदर। ठीक है, अब आपने रिएक्शन करवाई, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मैंने मेटल लिया है सोडियम, सोडियम की रिएक्शन करवाई मैंने ड्राई एयर के साथ में। एयर से रिएक्शन होने पे क्या बनता है बेटा? सीधा सीधा ऑक्साइड। क्या बनता है? ऑक्साइड। मतलब O2 से रिएक्शन फटाफट हो जाती है। O2 से रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन हर मेटल करता है। ठीक है, N2 से रिएक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि N2 के बॉन्ड कैसे होते हैं? ट्रिपल। कैसे होते हैं? ट्रिपल। बहुत स्टेबल बॉन्ड्स हैं, इतना आसानी से नहीं टूटते हैं, तो रिएक्शन नहीं कर पाता है ना। अगर अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने लिया यहाँ पर रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर। क्या लिया है? मॉइस्ट एयर लिया है। मतलब अब मैंने एयर तो ली है, लेकिन एयर कौन सी हो गई है? मॉइस्ट। तो O2 तो है, N2 भी है, CO2 भी है, लेकिन अब साथ में वाटर भी है। ठीक है, अब मैंने वही लिया सोडियम, यहाँ पे रिएक्शन करवाई मॉइस्ट एयर के साथ में। मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करवाने पे क्या हुआ? सोडियम का ऑक्साइड बना, है ना। लेकिन अब साथ में वाटर भी है, तो ऑक्साइड जैसे पानी को देखेगा हाइड्रोक्साइड बना लेगा। बोलो सही है ना। हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। सोडियम का हाइड्रोक्साइड कैसा है? बेसिक। जैसे ही इसने, ये बेसिक है और एयर में क्या पड़ी हुई है? CO2। CO2 अपने आप में नॉन मेटल का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड बेटा? नॉन मेटल का ऑक्साइड। कैसा था? बेसिक या एसिडिक? एसिडिक। एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट। यहां बन गया सॉल्ट। क्या? कार्बोनेट सॉल्ट। क्या बन गया? कार्बोनेट सॉल्ट। रिएक्शन रुकी सॉल्ट पे जाकर के। किस पे रुकी? सॉल्ट पे जाकर के। जबकि ड्राई एयर में रिएक्शन ऑक्साइड पे रुक गई थी। इतना क्लियर? अब मैंने रिएक्शन लिया बेटा यहाँ पे। अब मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे लिथियम का। लिथियम से रिएक्शन करवाई मैंने ड्राई एयर की। किसकी? ड्राई एयर की रिएक्शन करवाई है। लिथियम का क्या बनेगा? ऑक्साइड। क्या बनेगा? लेकिन एक कंपाउंड और बनता है लिथियम का, नाइट्राइट। अब बात ये आती है, सर आपने कहा था सोडियम का रिएक्शन जब करवाया तो ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं हुई, है ना, क्योंकि नाइट्राइट बनाने के लिए N2 से रिएक्शन करनी पड़ेगी, जबकि ये काम लिथियम कर पा रहा है, पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? समझना ध्यान से। लिथियम का नाइट्राइट यहां बना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? आयनिक। मैंने आपको लिथियम के जब कंपाउंड लिखवाए थे आयनिक, उसमें ये भी था ना, लिथियम का नाइट्राइट आयनिक होता है ना। तो मैं कह रहा हूं बेटा यहां पर नाइट्राइट क्यों बन पाया? सुनना, जैसे N2 की बात करें, N2 के ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्टेबल होते हैं,
N2 के ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल होते हैं। 3 बॉन्ड है ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और एटम भी छोटे छोटे हैं, बॉन्ड भी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है ना। मान लो इसको बॉन्ड को तोड़ने में कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, देनी पड़ेगी आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए, है ना। मान लो आपने बीडी दे दी और दोनों एन को यहां से अलग कर लिया, ये एन अलग और ये एन अलग हो गया, ठीक है। अब आया लिथियम कैटायन, कौन आया, लिथियम यहां पर आया, लिथियम मेटल आया, और तीनों लिथियम ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद को कन्वर्ट कर लिया किसमें, प्लस में, और तीनों इलेक्ट्रॉन किसको खिला दिए, नाइट्रोजन को, है ना। ये क्या बन गया, एनायन, और ये क्या बन गए, कैटायन बन गए। अब कैटायन एनायन में कौन सा बॉन्ड, आयनिक, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड बन गया, है ना। इस आयनिक बॉन्ड के बनते वक्त क्या निकलेगी, एली, क्या निकलेगी, लैटिस एनर्जी यू निकलेगी, बोलो सही है, लैटिस एनर्जी निकलेगी। अगर ये निकलने वाली लैटिस एनर्जी यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दी जा रही बीडी से, तो बनने वाला कंपाउंड स्टेबल बन जाएगा, है ना, क्योंकि निकलने वाली एनर्जी अगर ज्यादा होती है सप्लाइड एनर्जी से तो स्टेबल कंपाउंड बनता है ना। ये कि यहां पर हो पाता है, ये यहां पर हो पाता है, निकलने वाली Li का मैग्नीट्यूड N2 को दी जाने वाली बीडी से ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर Li3n बन जाता है। ये क्यों हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि N-3 छोटा है, लिथियम प्लस छोटा कैटायन, छोटा छोटे के साथ स्टेबल लैटिस, इतना स्टेबल लैटिस बना Li3n का कि बनने वाले Li, निकलने वाली Li इतना ओवरकम कर गई उस बीडी को जो सप्लाई की गई थी N2 के ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इसलिए Li3n बन पा रहा है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज बड़ा है, N-3 के साथ में लैटिस बनाएंगे तो बहुत अनस्टेबल बनेगा, अनस्टेबल बनेगा तो निकलने वाली Li का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होगा जो N2 के ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने में दी जा रही बीडी को ओवरकम कर जाए, इसलिए उनके साथ ये कंपाउंड नहीं बन पाता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट में बात करें अल्कली मेटल्स में तो लिथियम अकेला है जो नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है। सेकेंड ए वाले सारे करते हैं, सेकेंड ए वाले सब ऑक्साइड प्लस नाइट्राइड दोनों बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट आने पे तो साइज छोटा हो गया, और आपको पता भी ना सेकेंड ए वालों का साइज पोटेशियम से भी छोटा था, याद है, साइज छोटा था उनका, है ना। तो एक तो साइज छोटा और एक तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, उनपे चार्ज प्लस 1 आता है कि +2 आता है, और एन पे क्या चार्ज है, हाँ यहाँ पर +1 -3 है, वहां +2 -3 आएगा, +2 -3 का मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 6 आएगा, Z+ × Z-, याद है कुछ, और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा तो U बढ़ेगा। एक तो साइज छोटा हो गया और चार्ज भी बढ़ गया, यही तो हमें चाहिए था, साइज छोटा हो चार्ज ज्यादा हो तो अपने आप अट्रैक्शन ज्यादा होता है, U ज्यादा होती है, इसलिए सेकंड वालों में निकलने वाली Li का मैग्नीट्यूड अपने आप ओवरकम कर जाता है N2 के ट्रिपल बॉन्ड्स को दी जाने वाली बीडी से, इसलिए वो सारे ऑक्साइड नाइट्राइड सब बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट से में केवल ये काम लिथियम कर पाता है और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम नहीं कर पाता है। इतना क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट, है ना। चलो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, अल्कली मेटल्स गेट्स टार्निश इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, गेट्स tarnish in air due to the formation of oxides at their surface, hence they are kept in kerosene or paraffin wax। अल्कली मेटल्स जो है वो टार्निश हो जाते हैं, टार्निश का मतलब है अपनी शाइनी लस्टर खो देना, अपनी चमक वाली। अल्कली मेटल्स बताया था सिल्वरी व्हाइट होते हैं, ग्रेइश व्हाइट होते हैं, चमक होती है इन पे, धूप पड़ जाए तो चमकते हैं, है ना, पर वो चमक खो देते हैं ये अगर इनको आप खुले हवा में रख देते हो तो, क्योंकि खुली हवा में रखने पे मान लो ये मेटल है ना, ये मेटल है, अब मेटल के जो सरफेस वाले आइटम्स हैं वो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, और लेयर चढ़ जाएगी ऑक्साइड की, इसलिए शाइनी लस्टर खत्म, उसको बोलते हैं टार्निश हो जाना, क्या हो जाना, इसलिए इनको केरोसिन में या पैराफिन वैक्स से लपेट करके रखा जाता है। सेकेंड ए में बेरिलियम टार्निश नहीं होता है, सेकेंड ए में बेरिलियम टार्निश नहीं होता है, क्योंकि अब बताओ बेरिलियम क्यों नहीं होता होगा, वही नाटक, साइज छोटा और आईपी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम है, इसलिए आसानी से रिएक्शन करता ही नहीं है। परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट लेयर बनती है, आप केरोसिन से धो पाओगे उसको वापस, जब तक रहेगी जब तक वो टार्निश कर देगी, अगर आपने उसको वॉश नहीं किया प्रॉपर तरीके से तब तक वो टार्निश बनी रहेगी। स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, फर्स्ट के ऑक्साइड्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, अगर उनकी लेयर चढ़ गई तो HNO3 जैसा एसिड भी अफेक्ट नहीं कर पाता मेटल्स को, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइजिंग एसिड, आगे आएंगी पी ब्लॉक में ये भी पार्ट बताऊंगा, तो एक अच्छी लेयर चढ़ती है। एल्यूमिनियम पे भी Al2O3 की लेयर चढ़ जाती है, तो इनके एल्यूमिनियम पे, Fe पे, Cr पे, लिथियम पे, इन पे, तो इनको अफेक्ट नहीं कर पाता है अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जैसे एसिड भी, ठीक है, नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूं एक एग्जांपल कि एल्यूमिनियम भी ऐसा है, उसमें भी ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है, उसको भी HNO3 जैसा एसिड अफेक्ट नहीं कर पाता इनकी तरह, वो भी एक एग्जांपल इसमें है, पर वो फर्स्ट का नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि वो आगे आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। अब देखो ध्यान से, पी ब्लॉक में उसकी रिएक्शंस भी आएंगे एल्यूमिनियम से रिलेटेड। अब ये क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये टार्निश है, तो टार्निश के वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके लिख दो लॉस ऑफ लस्टर प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ शाइनी लस्टर,
लॉस ऑफ शाइन एंड लस्टर, टार्निश के नीचे लिख दो, ऊपर एरो लगा के लिख दो। अब देखो नीचे का लिखा हुआ दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। ये वही रिएक्शन है जो अपन ने करी है पूरी, ये रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। उसके नीचे नीचे देखो, इन ड्राई एयर ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड बोथ व्हाइल अदर एलिमेंट्स गिव्स ओनली ऑक्साइड। लिथियम ड्राई एयर में नाइट्राइड ऑक्साइड दोनों देता है। उसके नीचे क्या करोगे आप, ये रिएक्शन लिख लो। चाहो तो आप है ना ये भी लिख लेना, अगर आपको याद रहेगा इससे कि सर ने क्या बताया था, छोटा छोटा करके लिखना उसके नीचे ही, इधर वाली जगह पे मत लिखना क्योंकि इधर भी कुछ और आएगा। राइट साइड पे जो जगह खाली है ना नीचे, उधर मत लिखना, नीचे लिखने की कोशिश करना। ये वाला पार्ट लिख लो आप, हाँ नीचे वाली पट्टी पे लिख लो, बिल्कुल नीचे नीचे। अरे ये दोनों चीजें बेटा दादा, ये लिखना। बेरिलियम टार्निश नहीं होता, ये तो बता रहा था। साइज छोटी, हाई आईपी, रिएक्टिविटी कम, ऑक्सीजन से इतना आसानी से रिएक्शन करके ऑक्साइड का लेयर नहीं चढ़ाता है। नहीं, बेरिलियम के कंपैरिजन में नहीं है ना, बेरिलियम सबसे छोटा है प्रोटॉन में, और उसके अंदर आउटमोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक है, जबकि बेरिलियम में कितने हैं, 2 है। NS2 मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। आ जाओ नेक्स्ट, हो गया। बेरिलियम इन पाउडर्ड फॉर्म, बेरिलियम अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर, एयर में आसानी से रिएक्शन देता है, बर्न कर जाता है। पाउडर्ड फॉर्म में ऐसे नहीं करता, पाउडर्ड फॉर्म में करता है। क्यों? पाउडर्ड फॉर्म में क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एक और, इन मॉइस्ट एयर एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल द एलिमेंट्स कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट, सभी के सभी मॉइस्ट एयर में बेरिलियम को छोड़ के कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बताओ वही बेरिलियम क्यों नहीं कर रहा है, वही साइज छोटा, हाई आईपी, रिएक्टिविटी कम है। इन ड्राई एयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एयर गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड बोथ। अब ये वाला जो पॉइंट है ना लास्ट वाला, इसके नीचे ऐसे लिख देना, एम अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला है ये, इसकी रिएक्शन अगर अपन ड्राई एयर से करवाते हैं तो ये MO टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, साथ में आपको देंगे ये M3N2 टाइप का नाइट्राइड। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ड्राई एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। डन, चलो अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो ये अच्छा है समझने के पर्पज से पार्ट, ध्यान से देखना है, इधर हटा दो इसको पूरा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सब बोर्ड पे देखो। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन जब करवाते हैं तो 3 बातें हैं, ये हटा दूं। देखो अपन किसकी रिएक्शन देख रहे हैं, मेटल्स की। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स का काम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना, तो ये तो लूज करेंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा फिर, गेन करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, क्या बनाएगा, एनायन, और ये क्या बनाएंगे, कैटायन, और दोनों में क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके 3 तरह की स्पीशीज बनाता है। एक उसको बनाना आता है O-2 आयन, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। एक उसको बनाना आता है O2-2 आयन, जिसको अपन बोलते हैं परऑक्साइड, क्या बोलते हैं। और एक उसको बनाना आता है बेटा O2-, जिसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, ये सुपर ऑक्साइड आयन यहां पर है, ठीक है। अगर मुझे इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करने को बोले, क्या, स्टेबिलिटी का, तो इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए तो ये समझो आप कि आपको यहां पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ऑक्साइड कंपाउंड, परऑक्साइड कंपाउंड और सुपर ऑक्साइड कंपाउंड दिए गए हैं। मतलब इन एनायंस के साथ में एक कैटायन भी जुड़ा हुआ है ना, और एक कॉमन मेटल मान लेते हैं, कॉमन कोई मेटल आयन जुड़ा हुआ है, मान लो पोटेशियम जुड़ा हुआ है, पोटेशियम का ही ऑक्साइड, पोटेशियम का ही परऑक्साइड, पोटेशियम का ही सुपर ऑक्साइड आपको दे रखा है, ठीक है। बोला गया बताइए, कंपेयर करके बताइए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पोटेशियम की ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की, या परऑक्साइड की, है ना। हाँ क्या हुआ,
हाँ सुनो, तो अब ये कंपाउंड आपको दिए हुए, सुनो ध्यान से, कंपाउंड आपको दिए गए, बोला गया स्टेबिलिटी कंपेयर करो। हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किससे कंपेयर करते हैं? एली, लेटिस एनर्जी से। याद है आपको स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यू, पॉइंट लिखवाया था एक मैंने। जितनी एली ज्यादा निकलेगी उतना बनने वाला कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होगा। एली किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे तो डायरेक्टली, और रेडियस पे। याद आ गया आपको? चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, इन तीनों के अंदर देखो चार्ज सबसे कम किस पे है? इस वाले पे, -1, और इन दोनों पे कितना है? तो इन तीनों में अगर मैं देखा जाए तो मैं कहता हूं बेटा चार्ज यहाँ पर लेस है, लेस चार्ज, ठीक है, सबसे कम चार्ज है। इसका मतलब लेस चार्ज है, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी बेटा? स्टेबिलिटी यहाँ पे इसकी मिनिमम हो चुकी है। मतलब ये तो पीछे पीछे आएगा, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आएगा। तो मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ लिखने जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पर लिख रहे हैं। सबसे पीछे कौन आ गया? O2- सुपर ऑक्साइड वाला आ गया। अब इससे बात करते हैं आगे। मैं बोलता हूं इन दोनों में कंपेयर करना है। क्या इन दोनों में चार्ज सेम हो गया? यहां से यहां चार्ज सेम हो चुका है। अगर चार्ज सेम हो गया तो किस पे जाओगे? रेडियस पे। अब यहां से यहां आने में बेटा मैं कहता हूं साइज बढ़ रही है। बताओ क्यों? क्योंकि ये सिंगल एटम है और ये दो, मतलब ये मोनोटॉमिक है और ये भी डायटोमिक है। ये दोनों आपस में इससे बड़े हैं, साइज में बड़े हैं। तो सिंगल एटम से मोनोटॉमिक डायटोमिक वाला पॉलीटोमिक में चला गया। पॉलीटोमिक है तो साइज बढ़ा, और साइज बढ़ेगा। चार्ज सेम है तो साइज चेक करा, और साइज बढ़ रहा है तो यू कम तो स्टेबिलिटी भी कम, तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे आगे कौन आ गए? ऑक्साइड कंपाउंड, फिर उसके बाद में परऑक्साइड कंपाउंड, फिर उसके बाद में सुपर ऑक्साइड कंपाउंड। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना। कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, नॉट इन दीज आयन, नॉट दीज आयंस। इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मन में डाउट आना चाहिए आपके कि O2- तो सब परऑक्साइड है, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका तो 1 आएगा एमओटी के अकॉर्डिंग, अपने वहां दिखा है। और यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। वो सिर्फ इन एनायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। पर इनके साथ में अगर कैटायन जोड़ दिया और कंपाउंड बना दिया, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी में आप आयनिक कंपाउंड बना चुके हो ना, तो फिर कंपाउंड की स्टेबिलिटी किससे डिफाइन होगी? बॉन्ड ऑर्डर से कि या एली से? एली से डिफाइन होगा। आए बात समझ में, है ना? फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये निकल के आएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे बोला जाए इन सभी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर, क्या बोला जाए बेटा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर बोला जाए इन तब तीनों एनायंस के अंदर ही, O-2, O2- और O2- के बीच में। तो मैं कहता हूं बेटा अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। ऑक्सीजन को निकाल के ले जाना इज रिडक्शन। याद है CO, रिडक्टिव क्लोरीनेशन? याद है? याद है? कार्बन ले गया था ऑक्सीजन को निकाल के, तो किसी से ऑक्सीजन निकाल लाना इज रिडक्शन, और किसी में ऑक्सीजन जोड़ देना इज ऑक्सीडेशन। तो किसी को ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, मतलब किसी को दे रहे हैं अपन ऑक्सीजन बेटा, तो इसका मतलब वो कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव कर रहा है? वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसको दे रहे हैं अपन ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन का देना कब आसान होगा? जब बॉन्ड जल्दी टूटे या मुश्किल से टूटे? जल्दी कब टूटेगा? जब स्टेबिलिटी बॉन्ड की ज्यादा होगी या कम होगी? तो मुझे बताओ यहां से यहां आने पे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग? अगर बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो बॉन्ड्स का टूटना आसान है, तो ऑक्सीजन का निकलना आसान है, मतलब किसी को ऑक्सीजन देना आसान है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? तो यहां से यहां जाने पर अगर मैं बोलता हूं स्टेबिलिटी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। स्टेबिलिटी कम हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड वीक है। क्या है? बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीकन हो रहे हैं। बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड का टूटना और ऑक्सीजन को देने की टेंडेंसी, ऑक्सीजन गिविंग टेंडेंसी बढ़ रही है, और ये बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ेगा। तो आपसे बोला जाए ना कि सुपर ऑक्साइड कंपाउंड, परऑक्साइड कंपाउंड और ऑक्साइड कंपाउंड में कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है? कौन रखता है? ये रखता है सुपर ऑक्साइड। सबसे कम परऑक्साइड वाला है, सबसे कम ऑक्साइड वाला है। आई बात समझ में, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, सबसे छोटा कौन है इन तीनों के अंदर साइज में? ऑक्साइड, क्योंकि सिंगल एटम वाला, और ये दोनों बड़े बड़े हैं तो ये पॉलीटोमिक में आ रहे हैं, बड़े साइज के हैं, है ना? अब मैं यहाँ रिएक्शन दे रहा हूं, देखो ध्यान से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लिया आपने यहाँ पे। हिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बोलो सही है? इतना क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से, आपको बोला जाएगा कि इन सबके हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना? ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ पर एक्सिस में सप्लाई किया जा रहा है। किसमें? कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन को सप्लाई करोगे तो सभी के सभी ऑक्साइड ही बना बैठेंगे, क्योंकि ऑक्साइड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। कम मात्रा में दिया तो, कम मात्रा में दोगे तो सबके सब ऑक्सीजन बना के बैठ जाएंगे। लेकिन आप ऑक्सीजन को लगातार पास कर रहे हो, बार बार एक्सिस में दिए जा रहे हो, तो आगे से आगे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ करके पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड तक भी कंपाउंड
जा सकते हैं। अब कौन जाएगा पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड तक वो चेक करना है हमको, और कौन ऑक्साइड पे रुक जाएगा एक्सिस ऑक्सीजन पास करने पर भी, वो हमें देखना है ना। तो मैं बोलता हूं बेटा लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, बेरिलियम भी ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाएगा, ये तीनों ऑक्साइड ही बनाएंगे। कितनी ऑक्सीजन पास कर दो, लिमिटेड दो या एक्सिस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ कारण, इनका छोटा साइज, लिथियम प्लस का साइज छोटा, बेरिलियम प्लस का साइज छोटा, मैग्नीशियम प्लस का साइज छोटा, और छोटा छोटे एनायन के साथ में स्टेबल लैटिस बनाता है। छोटा छोटे के साथ में स्टेबल, बड़ा बड़े के साथ में स्टेबल है। तो मैं कहता हूं इन तीनों आयंस के अंदर सबसे छोटा कौन था, क्योंकि वो सिंगल एटम वाला था, और ये दोनों पॉलीटोमिक थे, बड़े थे। तो इसका साइज छोटा होने के कारण से ये छोटे कैटायन को भी पकड़ेगा, और ये छोटे कैटायन ये तीन ही हैं। इसलिए ये तीनों कितनी ऑक्सीजन पास कर दो, आपको ये बनाएंगे तो पक्का क्या बनाएंगे, ऑक्साइड ही बनाएंगे। इनके अंदर पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड तक जाने की टेंडेंसी होती ही नहीं है। आई बात समझ में, है ना। सोडियम जो है अगर O2 से रिएक्शन करवाते हैं O2 एक्सिस से बेटा, तो ये सोडियम जो है वो पेरोक्साइड पे जाता है। किस पे जाता है, पेरोक्साइड पे। ध्यान समझना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। पेरोक्साइड पे जाता है, बड़ा है तो बड़े एनायन को पकड़ा। अगर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की बात करें बेटा, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सो ये बनाता है KO2, ये बनाता है RbO2, ये बनाता है CSO2, और तीनों क्या है बेटा, ये सुपर ऑक्साइड। क्या है, ये तीनों सुपर ऑक्साइड है। क्योंकि साइज बढ़ गया तो ये पॉलीटोमिक एनायन के साथ में स्टेबल लैटिस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। बड़ा है तो बड़े के साथ ही जाएगा, है ना। ये तीनों जो है यहाँ पर, ये तीनों बनाते हैं बेटा कहीं ना कहीं क्या, ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड। ये बनाएगा CO2 पेरोक्साइड, ये SrO2 पेरोक्साइड, और ये BO2 पेरोक्साइड बनाएगा। ये तीनों पेरोक्साइड बनाते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये तो चलो समझ में आ गया, ऑक्साइड बना रहे हैं, ये वाले सुपर ऑक्साइड बनाने, क्या ये पेरोक्साइड नहीं बना सकते, पेरोक्साइड नहीं बना सकते। मैं कहता हूं नहीं बना सकते पेरोक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड ही बनाएंगे अगर आप O2 एक्सिस पास करोगे तो। ये वाले सिर्फ पेरोक्साइड ही बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, समझना ध्यान से, सब बोर्ड पे देखो एक बात। जैसे यहां देखें, मान लीजिए KO2 है ना, KO2 में K प्लस है और O2 माइनस है, ये ही तो है KO2 सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस बड़ा आयन है, पॉलीटोमिक है, तो है ना। मान लो O2 माइनस ये रहा भाई, आयनिक कंपाउंड है तो लैटिस होगा ना, केटायन एनायन जुड़े होंगे बहुत सारे। स्टेबल लैटिस कब बनेगा, जब छोटा छोटे के साथ या बड़ा बड़े के साथ जाएगा। O2 पे चार्ज कितना है, -1। अब आया पोटेशियम प्लस केटायन, आ गया। जितना बड़ा केटायन एनायन, जितना उतना ही बड़ा केटायन बन गया स्टेबल लैटिस। फिर वापस से केटायन, फिर एनायन, फिर केटायन, फिर एनायन, आता जाएगा। अगर मैंने सोचा कि सर यार पेरोक्साइड बना दूं, तो पेरोक्साइड मतलब O2 -1 या -2। अगर -2 के साथ पोटेशियम कितने लगाने पड़ेंगे, +1 वाले। अरे -2 को बैलेंस करने के लिए +1 वाले कितने आएंगे, 2, तो एक पोटेशियम और आएगा। अब बनेगा स्टेबल लैटिस नहीं, दो बड़े केटायन एक छोटा एनायन, दो बड़े केटायन एक छोटा एनायन, दो बड़े केटायन एक छोटा एनायन, बनेगा ही नहीं स्टेबल लैटिस। बोल सही है। तो मतलब ये पेरोक्साइड तक नहीं जा सकते हैं, फिर वीक हो जाएगा। ऑक्साइड तो बनेगा, ऑक्साइड तो लिमिट, सबसे मोस्ट स्टेबिलिटी की बात। जब Li की बात आएगी तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा, जब Li की बात आएगी तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा। उसमें मत देखो आप, ऑक्साइड तो बनेगा, सबका बनेगा। वापस तो एक्सिस O2 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये रिएक्शन किस में करवाई जा रही है, O2 एक्सिस में। लिमिटेड में अगर करोगे तो सभी ऑक्साइड बनाते हैं, फिर कोई चेक करने की बात ही नहीं है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हमेशा मोस्ट स्टेबल पे जाता है। लेकिन एक्सिस पास करोगे, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड तक जाओगे, आयन का साइज बढ़ा दोगे तो फिर बड़े के साथ बड़ा ही जाएगा, छोटे के साथ छोटा ही जाएगा। आई बात समझ में। अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे किधर गया, ये थे यहाँ पे आगे। अगर मैं बोलता हूँ ये पेरोक्साइड बनाए तो नहीं बना सकते पेरोक्साइड, उसके लिए ये करना पड़ेगा, है ना। चलो इनकी बात करते हैं। ये तीनों जो है वो क्या बना रहे हैं, पेरोक्साइड। ये तीनों पेरोक्साइड। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम O2 मतलब पेरोक्साइड बना रहा है, कैल्शियम +2 है और O2 -2 है। बोलो सही है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये रहा O2 -2 पेरोक्साइड आयन, यह आ गया कैल्शियम +2 आयन, बन गया छोटा बड़ा बड़े के साथ में स्टेबल लैटिस, है ना। अगर मैंने सोचा पेरोक्साइड बना दूं, तो पेरोक्साइड मतलब -1 या -2, तो मुझे ये पेरोक्साइड वाले आयन इसके साथ में कितने लगाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि +2 को बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्साइड पेरोक्साइड लगाने पड़ेंगे, सुपर ऑक्साइड लगाने पड़ेंगे। अब 2 लगाऊंगा तो बेटा एक और आएगा यहाँ पे, तो अब एनायन बड़े और केटायन छोटा, फिर लैटिस वीक हो जाएगा। इसलिए वो भी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड ही बनाएंगे, और ये बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। अब बात कहते हैं सर ये कैसे पेरोक्साइड बना बैठा, इसका साइज तो इतना बड़ा नहीं होता, O2 माइनस इतना, पेरोक्साइड इतना। तो बेटा ये देखो यहाँ पर एक है कि 2 है सोडियम, हाँ बैलेंस करने के लिए 2 है। अब आप सोचो O2 -2, यहाँ पे O2 -2 था, पेरोक्साइड बनाया ना उसने, है ना। अगर -1 होता सुपर ऑक्साइड तो केटायन सोडियम प्लस छोटा रह जाता, लैटिस वीक हो जाता। तो उसने क्या करा, इसको ना पकड़ के किसको पकड़ा,
माइनस 2। अब बैलेंस करने के लिए कितने सोडियम लगाऊं? आ गया सोडियम, बोलो सही है। दो कैटायन उतने ही बड़े हो गए जितना एक बड़ा एनायन है, फिर वापस से एक बड़ा एनायन, दो कैटायन, एक बड़ा एनायन, फिर दो कैटायन। लेट इज स्ट्रॉन्गर की वीकर? स्ट्रॉन्गर। ये फंडा है यहाँ पर, जब जाकर के परऑक्साइड बना पाता है। इसलिए छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ। अगर छोटा बड़ा दिक्कत है तो फिर डबल होना चाहिए, पर होना भी चाहिए चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से, जैसे यहाँ हो रहा है। इससे सोडियम परऑक्साइड पे जाता है, बाकी सब सुपर ऑक्साइड पे, और राइट वाले सब परऑक्साइड पे जाते हैं। अब बोलोगे यार समझ में आ गया अच्छे से कैसे हुआ? अब आप बताओ, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम क्या बनाएंगे? लिमिटेड या एक्सिस कुछ भी दो, है ना। पोटेशियम रुबिडियम, सॉरी सोडियम क्या बनाएगा? परऑक्साइड। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या बनाएंगे? कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम क्या बनाएंगे? परऑक्साइड बनाएंगे। हो गया क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया पूरा। अब ये पूरा आपको लिखना है ना, ये आपको पूरा लिखना है। कहां लिखोगे? आप देखो कहां लिखोगे। ये जो जगह है ना यहाँ पे, नहीं जगह है ना यहाँ पे, यहाँ लिखो। पीछे पीछे लिखना हो जाओ तो पीछे पीछे लिख दो, चलो कोई बात नहीं। कहीं भी लिख लो आपके हिसाब से, जहां लिखना हो आपको लिख लो। उसमें मेंशन कर लेना उसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जल्दी लिखो लेकिन तुरंत। ये लिख लो, और ये तो जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये तो बताया। फोटो ले लो। अरे इतना सही तो है, लिख लो ना। फोटो ले लो पर इतना सा लिख लो। कैन वी लीव? नहीं, कतई नहीं। 8 बजे तक बैठे रहना चुपचाप। डन। ये तो लिखे हुए हैं इसमें, इसको जरूरत नहीं है, तो लिखे हुए हैं। बॉन्डिंग का इस ब्लॉक का डिस्कशन साथ में रखेंगे, बस ये मंडे के बाद, ट्यूसडे के बाद। मैंने सभी बैचेस में ये अनाउंसमेंट किया है अभी, डिस्कशन बॉन्डिंग का और एस ब्लॉक का। ये भी हो जाए बस, फिर खत्म करते हैं उसके डिस्कशन को। क्या चीज? ये नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा बेटा। ये तो वैसे ही छोटा है, लिखवाने पे ही तो 2.5-3 लेक्चर में खत्म हो जाता है। ये तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें क्या है? एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन। ये तो चैप्टर के नाम पे धब्बे हैं, चैप्टर नहीं है ये तो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। मेन तो इनऑर्गेनिक में 4 ही हैं, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड। यही है मेन बड़े चैप्टर्स। हाँ, इवन मेटलर्जी भी छोटा ही है, वही है, छोटे छोटे चैप्टर्स। हो गया होगा। चलो आ जाओ, अब देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ऑक्साइड पे लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड, सोडियम क्या बना रहा है? पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड कौन कौन बना रहा है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रखा है नीचे, अपने देख लिया कैसे आया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। राइट साइड पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखो कौन कौन क्या क्या बना रहा है। बेरिलियम मैग्नीशियम तो क्या बनाएंगे? सिर्फ ऑक्साइड। और कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम परऑक्साइड बनाएंगे। बेरिलियम ऑक्साइड कैसा है? एम्फोटेरिक। कैसा है? एम्फोटेरिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वीक बेस, कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम का ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक। ऊपर से नीचे आने पे मुझे बताओ मेटेलिक कटर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मेटल के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक, एसिडिक, बेसिक होते हैं। और अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, तो उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का बेसिक नेचर अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड होते ही कैसे हैं? बेसिक होते हैं, है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें, अब बताओ फर्स्ट से वाले रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन से, क्या बनाएंगे बेटा? हाइड्राइड। भाई हाइड्रोजन से रिएक्शन पे क्या बनेगा? हाइड्राइड। फर्स्ट से वालों पे चार्ज +1 होता है तो H- कितने जुड़ेंगे? अरे बोलो ना। मेटल प्लस H2,
गिव्स ट्वाइस ऑफ MH टाइप। ये MH टाइप का हाइड्रेट बनेगा। अगर मैं M लिखता हूं यहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लूं तो MH या MH2, अब MH2 टाइप का बन जाएगा। बोलो सही है, सिंपल सिंपल है। LiH, NaH, KH, RbH और CSH में अगर आपको बोला जाए बताइए इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, पॉलीटॉमिक या मोनोटॉमिक? मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक में साइज से इनवर्सली के डायरेक्टली? इनवर्सली। और पॉलीटॉमिक में डायरेक्टली। याद है क्या? साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, साइज बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है ना। बेसिक नेचर का क्या होगा? बेसिक नेचर का क्या होगा? बढ़ेगा। अरे भाई बेसिक नेचर बढ़ेगा ना, सिंपल सा है। मेटल्स का ऊपर से नीचे मेटलिक एटर तो उनका बेसिक नेचर बढ़ेगा, उनके हाइड्राइड्स का, हाइड्रोक्साइड्स का, ऑक्साइड्स का, किसी का भी आप ले लो। देखो उसमें क्या लिखा हुआ बेटा, हाइड्राइड देखो, अल्कली मेटल्स कंबाइंड विद H2 टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर अटैक्ड बाय वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, है ना। LiH से सीजियम हाइड्रोक्साइड थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। आ जाओ राइट साइड में, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सभी जो है, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे बेरिलियम लिया, रिएक्शन लिया आपने H2 के साथ में, बन जाएगा बेरिलियम आइसोटाइड। हम ऐसा सोचते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बेरिलियम की रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन से करवाने पे BH2 कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वही नाटक, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई IP। छोटा साइज है, IP ज्यादा है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपको बेरिलियम हाइड्रेट बनाना है तो फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड लेना पड़ेगा। आप BeCl2 लो, पहले से क्या लोगे? BeCl2, और इसकी रिएक्शन करवा दो किसी ऐसे कंपाउंड से जो आपको H- दे दे। क्या दे दे? आपको जरूरी नहीं है यही लेना है, सोडियम हाइड्रेट भी ले सकते हो आप, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हो, मल्टीपल कंपाउंड्स हैं। ऐसा कोई कंपाउंड लो बेरिलियम का जिसमें वो ऑलरेडी कौन सी स्टेट में हो? +2 में, 0 में ना हो, क्योंकि 0 में होगा तो उसको +2 में लाना ही तो मुश्किल है, IP तो ज्यादा है उसकी, इलेक्ट्रॉन छोड़वाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड ले लो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पहले से छोड़ के बैठा हो +2, ताकि सीधा कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए सामने Li+ Al+3 है इसमें और 4 H- है, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जो H- दे दे। H- का अटैक किस पे होगा? बेरिलियम +2 पे। बन जाएगा बेटा क्या? बेरिलियम का हाइड्रेट। क्या बन जाएगा? बेरिलियम हाइड्रेट बन जाएगा। इस तरह से बेरिलियम हाइड्रेट को बनाया जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। कैसे? इनडायरेक्ट मेथड से। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये लिख करके वहां पे लिख लो जहां पे पॉइंट आ रहा है ना बेटा, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव, इस वाली में लिख लो बेरिलियम प्लस H2 गिव्स BH2, काट देना उसको याद से। ये रिएक्शन नहीं होती है। एक बार ये रिएक्शन देके पूछा था कि बताइए कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सी रिएक्शन गलत है। तो ये रिएक्शन भी दे रखे थे उसमें और ये पूछा था कौन सी रिएक्शन गलत है, ये आइडेंटिफाई करना था। BH2 MgH2 कोवेलेंट नेचर के होते हैं, बाकी सारे आयनिक। बताओ ये कोवेलेंट क्यों होते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के हाइड्रेट? क्योंकि इनके कैटायंस हाई फाई है कि लो फाई है? बेरिलियम +2 और मैग्नीशियम +2 हाई फाई, एक्सट्रीमली हाई फाई है, तो पक्का है कि अपने से जुड़े एनायन को पोलराइज करके कोवेलेंट कैटायन डोमिनेट करवा देंगे। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जैसे आपने लिया यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लिया, और ये लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बोलो सही है ना? ये लिया आपने यहाँ पर। मैं बोलता हूँ बेटा लिथियम की रिएक्शन जो होती है पानी के साथ में बहुत स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो एंड जेंटल रिएक्शन, धीमे धीमे रिएक्शन करता है, धीमे धीमे अभिक्रिया करता है पानी के साथ में। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, इसलिए लिथियम के बीच में जो मेटलिक बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रेंथ वाला है, मजबूत है, और मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए एक लिथियम दूसरे लिथियम को छोड़ता ही नहीं है पानी के साथ रिएक्शन करने के लिए, है ना। भाई दूसरा चला जाएगा तो पहला क्या करेगा, है ना, तो छोड़ते नहीं आपस में, धीरे धीरे रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हाइड्रोक्साइड बनता रहता है और धीरे धीरे रिएक्शन होती है ना। अगर इनकी बात करें अपन यहाँ पे, ये ऊपर से जाने में साइज क्या हो गया? साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो मैं कहता हूं बेटा आईपी की वैल्यू क्या होगी? कम। आईपी कम हो गई तो रिएक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गया। और रिएक्टिविटी बढ़ गई तो ये तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं पानी में। कैसे देते हैं? रिएक्ट्स विग्रसली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ में, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं, पानी जैसी चीज में आग लगा देते हैं, है ना। अपन पानी से आग बुझाते फिरते हैं जगत भर की, है ना, और ये पानी में क्या करते हैं? उसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि विस्फोटक अभिक्रिया देते हैं, रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। सोडियम का एक पीस पानी में डालो बिल्कुल धमाका होता है ना। सोडियम जैसे में धमाका लगता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो बिल्कुल ब्लास्ट से कर देते हैं, इतना जबरदस्त रिएक्शन होती है इनकी पानी के साथ में। बेरिलियम की अगर आप बात करोगे तो देखो क्या हुआ देखो बेरिलियम की अगर बात करें बेटा, ये वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, नो रिएक्शन। बताओ क्यों? वही नाटक,
छोटा साइज, हाई आईपी, रिएक्टिविटी बहुत लो है, नहीं रिएक्ट करेगा। ये हाँ करता तो है लेकिन स्टीम के साथ में, स्टीम के साथ बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैग्नीशियम की बात करें बेटा, ये भी हाई आईपी रखता है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हॉट वाटर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को छुड़वाने में हेल्प करती है, इसको आईपी प्रोवाइड करती है सफिशिएंट, जब जाके ये मैग्नीशियम +2 में आता है और फिर पानी OH का अटैक करवा के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना पाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाता है। ये ऐसे हैं। ऊपर से जाने में क्या हो गया बेटा, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो आईपी की वैल्यू कम हो गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई है, इसलिए ये रिएक्शन आसानी से कर जाते हैं, पानी ठंडा हो या गर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप बताओ क्या हुआ, लिथियम रिएक्ट्स स्लोली एंड जेंटली, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम रिएक्ट्स विग्रसली एंड एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं। बेरिलियम रिएक्टिंग मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी से, और कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम आराम से ठंडा या गर्म दोनों कोई सा ही पानी हो सकता है। ये रिएक्शन विद वाटर है। अब देखो बेटा इसमें देखो, अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड्स विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। अंडरलाइन कर लेना उस रिएक्शन को। रिएक्टिविटी दे रखी है बेटा, लिथियम लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली, पोटेशियम प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, और रुबिडियम सीजियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। मोनोऑक्साइड ये ऊपर दे रखा है, मोनोऑक्साइड गिव्स स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। पानी में डालोगे इसके ऑक्साइड्स को, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, अल्कलाइन होता है। आ जाओ राइट साइड पे, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नहीं करता है। मैग्नीशियम ओनली विद हॉट वाटर, कैल्शियम स्कॉन्शियम बेरियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट नॉट एज एनर्जेटिकली एज अल्कली मेटल्स, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने पे साइज छोटा हो गया, आईपी बढ़ गई, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई, इसलिए इनकी रिएक्शन होती तो है लेकिन अल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। फ्रॉम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर बढ़ेगा इसी, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हैलाइड्स, देखो अब 5 मिनट और लूंगा बस मैं, है ना, फिर छोड़ देंगे। नहीं नहीं 8 बजे तक पढ़ेंगे ना, हो जाएगा आपका सॉल्विडियम लिक्विड। मुझे लगा 7:45 बज गई है, अभी नहीं यार, ये पेज करवा देते बस, है ना, उसके बाद में ये यहाँ से कंपाउंड से अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना तो एस ब्लॉक हो जाएगा। अदरवाइज क्या ये लास्ट वाला पार्ट नहीं हुआ ना तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी एस ब्लॉक नहीं हुआ, है ना, तो ये पेज पढ़ लो, और ये पेज होने में आपको 8 बज जाएंगे। देखो देखो अब बात करते हैं आगे, हेलाइड्स की बात करते हैं। हेलोजन से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, हेलाइड्स बन जाएंगे। अब बताओ अल्कली मेटल किस टाइप का हेलाइड बनाएंगे, M(X2) गिव्स MX टाइप का, कैसे बनाएंगे, MX टाइप का हेलाइड बनाएंगे। और अगर अल्कलाइन मेटल होगा तो MX2 टाइप का बनेगा, सिंपल है ना। मैं कहता हूं लिथियम, अब एक चीज पूछी जाती है कि ऐसा कौन से मेटल्स हैं एस ब्लॉक के अंदर जो पॉलीहेलाइड कंपाउंड बनाते हैं। पॉलीहेलाइड का मतलब होता है जिसमें 2 से ज्यादा हेलोजन है, वो आयन पॉलीहेलाइड आयन कहलाता है। और उसके साथ जुड़ जाए अगर कोई मेटल आयन तो वो पॉलीहेलाइड कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया पोटेशियम का आयोडाइड आपको दिया गया है, पोटेशियम प्लस I- है, इसकी रिएक्शन करवाइए बेटा किससे, I2 से। अब I2 को देख के I- बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको पता है कि आयोडीन कुछ ऐसा था, इसके पास फिर डब्बे होते हैं, I- अपना लोन पर देता था इसको, याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताया था कुछ ऐसा। और ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, एक आयन बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं I3-, याद आ गया। ऐसे Br3- भी बनता था, है ना। F3-, Cl3- नहीं बनते थे क्योंकि F के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो वो नहीं बनेगा। Cl3- क्यों नहीं बनता था, हाँ LP रिपल्शन था, छोटा साइज का था, इसलिए वो नहीं बनता था। सिर्फ बनेंगे तो Br3- और I3- बनेगा, है ना। Cl3- में लोन पे रिपल्शन होता है इसलिए नहीं बनता है। F3- में F का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं बनता है। अब ये I3- बना, इस आयन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, पॉलीहेलाइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीहेलाइड आयन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि 3 हेलोजन यहाँ पर आ रहे हैं, 3 आयोडीन है। अब इस I3- से कौन जुड़ा हुआ है, पोटेशियम, ये पोटेशियम प्लस, और ये दोनों मिलकर तो बनाते हैं I3-, पोटेशियम जुड़ गया, बन गया Ki3 कंपाउंड। क्या बन गया, Ki3 कंपाउंड। Ki3 इस कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीहेलाइड कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, ये पॉलीहेलाइड कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब आपसे बात आती है कि ये इस तरह के कंपाउंड कौन कौन बना पाएगा, तो पूरे एस ब्लॉक में सिर्फ 3 ही मेटल है। कौन कौन से, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम सोडियम भी नहीं बना पाते हैं और सेकंड एक भी नहीं बना पाते हैं। अब सुनना क्यों, पॉलीहेलाइड कंपाउंड में I3- आ रहा है बेटा, I3- हो गया या Br3- हो गया, बड़े बड़े आयन है। कैसे आयन है, बड़े। 3 आयोडीन वैसे ही बड़े होंगे, आयोडीन खुद बड़ा होता है, 3 आयोडीन तो बहुत बड़े होंगे, Br3 भी 3 बहुत बड़े होंगे। अब बड़ा एनायन अगर होगा तो लेटिस किसका स्टेबल बनेगा, बड़े कैटायन के साथ में। बड़ा कैटायन कौन है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसलिए बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ में स्टेबल लेटिस बनाता है, इसलिए उसके साथ ही कंपाउंड बनाएगा। लिथियम सोडियम तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए, क्यों, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। सेकंड ए में बेरिलियम मैग्नीशियम वैसे बहुत छोटे, नहीं बनाएंगे।
कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम थोड़े बड़े हैं लेकिन वो भी नहीं बना रहे। अब बताओ क्यों? क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज क्या आता है बेटा, और I3 पे चार्ज कितना है, -1। तो कैल्शियम +2 के साथ में मुझे I3 कितने लगाने पड़ेंगे, 2। मतलब ये बनेगा कंपाउंड CaI3 होल ट्वाइस, ये बनेगा। अब कैल्शियम इतना बड़ा भी नहीं है कि 6 आयोडीन को अपने आसपास झेल ले, स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम भी ये काम नहीं कर पाते हैं। तो बचा कौन, सिर्फ पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम ये काम कर पाते हैं। आया समझ में, है ना? देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, आ जाओ। अल्कली मेटल्स रिएक्ट्स डायरेक्टली विद हैलोजन टू फॉर्म MX टाइप, अल्कलाइन मेटल्स MX2 टाइप, है ना? आयनिक नेचर ऑफ MX इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम क्लोराइड टू सीजियम क्लोराइड, सही है। आयनिक नेचर किससे चेक करते हैं अपन, डेल्टा EN, किससे? और ऊपर से आने पे डेल्टा EN बढ़ेगा तो आयनिक नेचर भी बढ़ेगा। LiCl इज कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट का होता है, आपने पता है लिथियम का फ्लोराइड आयनिक था। क्लोराइड कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि लिथियम प्लस हाई फाई के लो फाई जुड़े हुए आयन को पोलराइज करके कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करवा देगा, है ना? पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हैलाइड्स रिएक्ट्स विद मोर हैलोजेंस टू गिव पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड्स देता है ज्यादा हैलोजेंस को रिएक्शन करके। तो ये अपने कंपाउंड बनाया ना बेटा, Ki + I2 गिव्स Ki3। तो Ki3 के ब्रैकेट में लिख दो K+ और I3- है वो, K+ और I3-। Ki3 के ब्रैकेट में लिख दो K++ I3-। ऐसे ही सीजियम Br3 के लिख दो सीजियम प्लस Br3-। CS+ Br3-। लिखू क्या बोर्ड पे, हो गया? चलो राइट साइड पे देखो, ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर देखा, BCl2 से लेके BCl2 तक बढ़ रहा है, वही डेल्टा EN बढ़ेगा तो ऑर्डर आयनिक नेचर भी बढ़ेगा। हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी ऑफ दीस हैलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम BCl2 टू BCl ड्यू टू डिक्रीज इन कोवेलेंट नेचर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। याद है कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या हो रहा था, कल अपन ने देखा था ना, आयनिक क्लोराइड्स को हीट किया था हाइड्रेटेड वाले तो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हुए थे, जबकि कोवेलेंट वाले ऑक्साइड बना दिए थे। क्या होने के कारण से, हाइड्रोलाइसिस। क्या होने के कारण से, हाँ। और बाकियों में क्या होता, डिहाइड्रेशन, याद है? तो आयनिक कंपाउंड्स अगर हैं तो हाइड्रेशन फेवर होता है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो हाइड्रोलाइसिस फेवर होता है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो हाइड्रोलाइसिस का एक्सटेंट बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते हैं तो हाइड्रोलाइसिस का एक्सटेंट कम होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर पोलराइजेशन कम होता जा रहा है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का एक्सटेंट भी कम होता चला जा रहा है। अब देखो नीचे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, BCl2 एंड MgCl2 आर कोवेलेंट इन नेचर। ये तो पता है अपने को, बेरिलियम का एक कार्बाइड आयनिक था, बाकी सब कोवेलेंट है। Mg का भी F2 आयनिक होता है, Cl2Br2I2 कोवेलेंट होते हैं, तो ये कोवेलेंट है। एक रिएक्शन लिखी हुई है BO + C + Cl2, देखिए कई रिएक्शन कहीं, क्या नाम था, रिडक्टिव क्लोरिनेशन, याद है? C रिड्यूसिंग एजेंट था, ऑक्सीजन को ले गया था, और फिर Cl2 का अटैक होकर के क्लोरिनेशन हो गया था, याद है? एनहाइड्रस MgCl2 को ऑब्टेन करने के लिए ये रिएक्शन अपने लिखी थी, वही रिएक्शन है। उसके नीचे वाली रिएक्शन P ब्लॉक में आएगी। अब आ जाओ नाइट्राइट्स में। ओनली लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विद N2, ये आपने पढ़ा था अभी, लिथियम ही केवल नाइट्राइट बना रहा था S ब्लॉक में फर्स्ट ए वालों में, जबकि सेकंड ए वाले तो सारे बना रहे थे, है ना? और अब नाइट्राइट बनाकर उसको किसमें डाल दिया, पानी में। अब बताओ पानी का H+ अगर N-3 पे अटैक करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया। कौन सी निकलेगी, अमोनिया। तो दोनों साइड पे देखो अमोनिया गैस निकाल रखी है, हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, ठीक है। अमलगम का फॉर्मेशन क्या दे रखा है, अमलगम का फॉर्मेशन दे रखा है। बताओ अमलगम क्या होता है, मरकरी के साथ में अगर कोई बॉन्ड बना ले मेटल जा करके तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। ये काम सभी करते हैं, S ब्लॉक वाले भी, और मतलब फर्स्ट ए वाले भी और सेकंड ए वाले भी, सेकंड ए फर्स्ट ए दोनों करते हैं, एलॉय बनाते हैं इसमें। अब आ जाओ लास्ट, इसमें सॉल्बिड इन लिक्विड अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना और समझना इसको, सॉल्बिड इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है। बस ये लास्ट है, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से इसको समझाने में, फिर आपको फ्री कर देंगे। देखो हाँ पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक में मेटल है कितने बेटा, डी ब्लॉक वाले करते हैं FeCO को छोड़ करके, बस ये हटा दो पूरा। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्बिड इन लिक्विड अमोनिया। एस ब्लॉक में 3-4 टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक ये है सॉल्बिड इन लिक्विड अमोनिया वाला पार्ट, फ्लेम टेस्ट वाला पार्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और आगे 2 टॉपिक और आएंगे, वो बढ़ाएंगे, सॉल्बिड अमोनिया प्रोसेस और कास्टा सेल। देखो अब बात करते हैं सॉल्बिड इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्बिड इन लिक्विड अमोनिया, सब बोर्ड पे देखना ध्यान से। करें सर, मेटल्स के अपन लिक्विड अमोनिया में सॉल्बिडिटी चेक कर रहे हैं, बिल्कुल चार्ज होकर बैठो सीधे। हाँ अच्छा टॉपिक है ना। देखो अपन एस ब्लॉक के मेटल्स को किसमें डाल रहे हैं, लिक्विड अमोनिया में। लिक्विड अमोनिया अपन यहाँ ले रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में, कैसे ले रहे हैं, सॉल्वेंट में ले रहे हैं। मुझे बताओ ये मेटल रहा, लिक्विड अमोनिया की अपन बात करेंगे। चलो अभी तो मेटल लिया आपने और लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में डाल दिया। मुझे बताए अमोनिया ऐसा होता है, याद इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल, जिसमें तीनों एच पर चार्ज कौन सा है बेटा, पॉजिटिव, कौन सा है, और यहाँ पे तीनों साइड से क्या है, नेगेटिव। ये कैसा है, म्यू जीरो के नॉन जीरो। मॉलिक्यूल कैसा, पोलर, सिंगल लोन पे कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पोलर, याद है।
वो पॉइंट, चलो पोलर है। अब मेटल को आपने क्या करा, लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, सॉल्वेंट में। मेटल का काम एक ही होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का। किसी में भी डालो, पानी में डालो, लिक्विड अमोनिया में डालो, उसका काम एक ही, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देता है ना। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके खुद क्या बनेगा, कैटायन। खुद तो क्या बन जाएगा, कैटायन। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मीडियम, क्या आ गया, मीडियम में। चूंकि यहाँ पे कोई नॉन मेटल अवेलेबल नहीं है अंदर, इस इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए, अगर होता तो एनायन बन जाता वो इसको खा करके, पर यहाँ कोई नॉन मेटल तो है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन मीडियम में पड़ा हुआ है, फ्री है, घूम रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। अब लिक्विड अमोनिया कैसा सॉल्वेंट है, पोलर के नॉन पोलर। जैसे पानी के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड डालते थे, आयंस में ब्रेक हो जाता था और पानी उसको हाइड्रेशन करता था, वैसे यहां पर भी होगा। ये भी पोलर सॉल्वेंट है पानी की तरह। आयंस आ गए पानी के अंदर, मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कैटायन आ गए मीडियम में, और इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। आयंस आ गए पानी, ये पानी की तरह ये भी क्या करेगा, घेरना स्टार्ट करेगा। बस यहाँ हाइड्रेशन ना बोल के क्या बोलोगे, अमोनिएशन। क्या बोलोगे, अमोनिएशन। अमोनिया सॉल्वेंट इसलिए अमोनिएशन, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, वाटर ने इसको, सॉरी अमोनिया ने इसको घेरना स्टार्ट किया। बताओ किधर से घेरेगा, एन से, एच से, एन से। तो ये मान लो एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां आ गया, ये अमोनिया मॉलिक्यूल मान लो यहां आ गया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां आ गया, एक अमोनिया मॉलिक्यूल मान लो यहां आ गया। ऐसे वो इसको इलेक्ट्रॉन को भी घेरना स्टार्ट किया। यहां पर किस साइड से, एच से, एन से, एच साइड से घेरेगा। यहां पर भी एच साइड से इसको घेरना स्टार्ट किया, अमोनिया ने घेरना स्टार्ट किया। ये बन गया बेटा अमोनिएटेड कैटायन। क्या बोलोगे इसको आप, अमोनिएशन हुआ इसलिए अमोनिएटेड कैटायन। वहां पर उसको अपन हाइड्रेटेड बोल रहे थे, हाइड्रेशन हो रहा था इसलिए। यहां अमोनिएशन हुआ इसलिए। अब ये क्या है, अमोनिएटेड एनायन नहीं इलेक्ट्रॉन। एनायन तो तब होता है जब कोई नॉन मेटल गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन है बस, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सॉल्वेटी लिक्विड है। कोई भी आप लैब में लिक्विड अमोनिया लिया आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, कोई सा भी एस ब्लॉक का मेटल डाल दो, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके, बेरिलियम मैग्नीशियम वही साइज छोटा, हाई आईपी, रिएक्शन देते ही नहीं है, है ना, बाकी सब देते हैं। कोई सा भी मेटल आपने एस ब्लॉक का लिक्विड अमोनिया के सॉल्वेंट में डाला, डालते इंस्टेंट ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है। कैसा, ब्लू कलर। अब आपसे पूछ जाएंगे दो तीन बातें इस सॉल्यूशन के बारे में। ये बन गया सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाना, सुनते जाना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। पहली चीज, क्या इस सॉल्यूशन का कोई कलर होता है, यस। कौन सा कलर, ब्लू। कौन सा, ब्लू। किस कारणवश होता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसका नेचर पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जनरली कलर्ड होती हैं, इसलिए कलर आना यहाँ पे तय था। कलर कौन सा आया, ब्लू। कौन सा आया, ब्लू। वो मेटल की प्रॉपर्टी है, सभी ब्लू कलर देते हैं। पहला काम हो गया। पहली क्या चीज बताई मैंने आपको, यहाँ पे कलर है कौन सा, ब्लू, और नेचर कैसा है, पैरागेट आया, पैरा। और ये सब किसके कारण हो रहा है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर दे रहे हैं, और कलर दे रहे हैं ब्लू। आया समझ में। सेकंड, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी होती है, होती है। किसके कारण से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, या फ्री आयंस के कारण, या दोनों के कारण, दोनों के कारण। तो कंडक्टिविटी इन दिस सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज फ्री आयंस। जबकि पैरामैग्नेटिक नेचर और कलर का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण था, लेकिन कंडक्टिविटी दोनों के कारण आ रही है। आयंस भी फ्री है मेटल प्लस वाले, और इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री है। सेकंड पॉइंट खत्म। ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। तीसरा, क्या इस सॉल्यूशन को अपन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, यस। क्योंकि इस सॉल्यूशन को जो बनाया तो उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी को दिए जा सकते हैं, और देने वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, तो इसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ोगे आप आगे, जिसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन, जिसमें एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है। एल्काइन को रिड्यूस करके एल्कीन में लाया जाता है, तो वहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो यही सॉल्यूशन होता है। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लोगे आप, क्या लोगे, सोडियम को लोगे एस ब्लॉक में, और लिक्विड अमोनिया के साथ घोल करके लोगे। वो जो सोडियम लिक्विड अमोनिया में जाके ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा ना, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एल्काइन को आप खिलाओगे एल्कीन में रिड्यूस करने के लिए। आई समझ में। जब आएगा ना तो आपको ये बात याद आएगी मेरी। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात हुई। चौथा पॉइंट, क्या इस सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करने से कोई चेंजेस आते हैं? तो बेटा इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपने अफेक्ट किया तो बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे इसको बढ़ानी हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी हो इसको, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी हो, तो मैं क्या बढ़ाऊं, सॉल्यूट के सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ऑब्वियसली बात है, सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। अब सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, मेटल। तो आपने क्या करा, और मेटल डाल दिया। पहले तो डाल ही चुके थे, और मेटल डाल दिया। अब जैसे ही अपन और एक्स्ट्रा मेटल डालते हैं ना बेटा यहाँ पर, तो मेटल अंदर जाके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अब पहले से भी इलेक्ट्रॉन थे, बोलो, ऐसे घूम रहे हैं अनपेड, दूसरे और इलेक्ट्रॉन्स भर भर के आ गए। तो सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स सामने आ गए एक दूसरे के। अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, आमने सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन सामने आ गए, तो उनमें क्या हो जाएगा,
रिपल्शन। क्या हो जाएगा? रिपल्शन। वो अपनी स्पिन को क्या करते हैं बेटा, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपनी स्पिन को अपोजिट अरेंज करना स्टार्ट करते देखे जाते हैं। अगर अपोजिटली अरेंज होना स्टार्ट हो गया बेटा, तो पहले वो अनपेड थे, अब वो धीरे धीरे पेयर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर अनपेड से धीरे धीरे पेयर्ड की तरफ चले गए, तो धीरे धीरे पैरा से डाया हो जाएंगे। पैरा थे तो कलर्ड थे, ब्लू। अगर धीरे धीरे डाया में चले गए तो कलर्ड से कलरलेस हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन कलर्ड से कलरलेस होता देखा जाता है, लेकिन ये एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसलिए पहले ब्लू कलर तो था ही सही, धीरे धीरे पेयरिंग चालू हुई, ब्लू से ब्रॉन्ज हो गया, थोड़ी इंटेंसिटी कलर की कम हो गई। और जब फाइनली सारे पेयर बनने लगे तो क्या हो गया? कलर लेस हो जाता है, ब्लू से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से फाइनली कलरलेस। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो और सारे के सारे पेयर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। मान लो पहले से उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 50। आपने और मेटल डाला, 100 इलेक्ट्रॉन और आ गए उसके अंदर, मान लो, है ना। अब पहले वाले 50 और नए वाले 100 में 50, नए वाले 100 के 50 में क्या हो गई? पेयरिंग, मान लो, है ना, पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग होने के बाद में रिपल्शन बहुत हद तक कम हो गए। अब जो 50 बचे वो अनपेड ही हैं, है ना। अब कम पेयरिंग हो गई तो रिपल्शन कम हो गए, अब वो अनपेड पड़े हुए हैं। अब उनमें रिपल्शन ना के बराबर है, तो वो पेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो भी डायमैग्नेटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मेटल प्लस, अंदर जो मेटल गया, उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया था? M प्लस में। तो वो बचे हुए जो कैटायन बहुत सारे अंदर हैं, वो क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्री रह गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को वापस खाना स्टार्ट कर देते हैं। और मेटल प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खा के कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? मेटल में। ऐसे एक हो गए या बहुत सारे होंगे? तो बहुत सारे होंगे, तो ऐसे बहुत सारे मेटल बन जाते हैं, बहुत सारे अंदर जाकर के मेटल बन जाते हैं। मेटल्स का क्लस्टर क्या बन जाता है? मेटल्स का क्लस्टर, झुंड बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। तो बच्चे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयरिंग में गायब हो गए, डायमैग्नेटिक हो गए, और जो बच्चे कुछ रह गए थे उनको कौन खा गया? M प्लस। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए। तो फिर नेचर कैसा हो गया? पैरा के डाया कलरलेस हो गया। कैसे हो गया? कलरलेस, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लस्टर। मेटल क्लस्टर से फॉर्मेशन के कारण से कलरलेस हो गया। क्या इस सॉल्यूशन को बिना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए भी पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक किया जा सकता है क्या? तो यस, किया जा सकता है। कैसे? आप सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने मेटल को किस में डाला था बेटा? लिक्विड अमोनिया में डाला था। देखते जाओ ध्यान से। मेटल ने अंदर जाके क्या किया? खुद तो कन्वर्ट हुआ किसमें? M प्लस में। क्या छोड़े थे? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्शन दे रहा था? अमोनिया का कौन? H। तो ये रहा अमोनिया का H जो इसको अट्रैक्शन दे रहा था। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पर H, ये H इसको अट्रैक्शन दे रहा था, है ना। अगर आप चाहते हो कि ये अपने आप कलरलेस हो जाए बिना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए, तो आप क्या करो? इस सॉल्यूशन को बना करके 8-10 घंटे के लिए छोड़ दो। टेस्ट ट्यूब में बनाओ और छोड़ दो ब्लू कलर के सॉल्यूशन को। 10 घंटे बाद आओगे लैब में वापस, अपने आप कलरलेस होकर मिलेगा। कैसे? 10 घंटे के पीरियड में आपने क्या किया? हाइड्रोजन को अपनी जिंदगी में कुछ करने का मौका दिया, आपने उसको समय दिया कि कुछ करके बता। हाइड्रोजन ने N के साथ बॉन्ड बनाया था, बड़ा दुखी था कि बॉन्ड बनाऊंगा खुश हो जाऊंगा, लेकिन खुश नहीं है वो, क्योंकि नाइट्रोजन निकला मोर इन वाला, खींच ली इलेक्ट्रॉन, खुद का तो रख लिया अपने पास, इसका भी ले लिया। अब अंदर हाइड्रोजन से पूछोगे ना कि हाँ खुश है क्या? तो खुश है, बढ़िया, बोलेगा खुश हूं मैं। अंदर घुस के पूछोगे ना तो बोले रोने लग जाएगा फुट फुट के, ये नहीं हो बिल्कुल खुश में, मेरा एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ले गया वो, है ना, वो दो। अब इससे बोलोगे आपके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, क्या है ना, वो रखे। अरे तो वो तो उसके पास रखे हैं कि बस वो मेरे ही है, वो आभासी खुशी है, सूडो, है ना, झूठी खुशी है। तो हाइड्रोजन क्या है? दुखी तो है अंदर ही अंदर, वो चाहता तो है कि मैं बॉन्ड, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन आ जाए वापस किसी भी तरीके से। अब जैसे इलेक्ट्रॉन दिए मेटल ने, बड़ा खुश हुआ, किसी की तरफ अट्रैक्शन चालू हुआ। अट्रैक्शन होता तो अच्छा भी लगता है ना। देखो, तो अब यहाँ पे एन ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉन ले रखा था। तो इसने क्या सोचा, 8-10 घंटा पीरियड में जब आपने छोड़ा, इसने सोचा कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ अट्रैक्शन में है, क्यों ना इसको पूरा ही खा जाऊं, है ना। अपना इलेक्ट्रॉन तो ये ले ही चुका है, इसको दे ही देता हूं। तो 8-10 घंटे में क्या करता है? एच बोलता है नाइट्रोजन से, एक काम करो, आप निकल जाओ मेरी लाइफ से NH2 माइनस के फॉर्म में, मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ पूरा नेगेटिव। मैं तो चला किस फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में। इसको पता नहीं है, नाइट्रोजन भी सोच रहा है इसमें इतना जिगरा कहां से आ गया, ये कैसे ये काम कर रहा है ना। उसको पता नहीं एक्चुअली किसी और ही फिराक में बैठा हुआ है, किसमें? इसको खाने की फिराक में। तो ये इस 8-10 घंटे के पीरियड में क्या करता है? इसको खा जाता है, पूरा खा गया। अब हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया बेटा, तो किसमें कन्वर्ट हुआ? H में। H ऐसे एक होंगे या बहुत सारों में आया होगा जिगरा, तो दूसरे H के साथ मिलकर क्या निकाल देगा? H2 गैस। तो एक प्रोडक्ट तो आपको क्या मिल गया? H2 बन गया। यहां कौन फ्री हुआ? अमाइड आयन। इसको बोलते हैं अमाइड आयन। क्या बोलते हैं? NH2 माइनस अमाइड आयन कहलाता है। इस पे कौन अटैक कर देगा? ये भी तो यार बैठा है अटैक करने के लिए, ये तो देख रहा है कुछ हो यहाँ पे, मैं अटैक करूं, क्योंकि कैटायन की फॉर्म में अच्छा थोड़ा लग रहा है इसको, आयन है, कंपाउंड बनाएंगे। तो M का अटैक हुआ इस पे और बन गया क्या? MnH2। क्या बन गया? इसको बोलते हैं मेटल अमाइड। क्या बोलते हैं?
जैसे ही ये कंपाउंड बना मेटलामाइड, यहाँ पे अपने आप सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पैरामैग्नेटिक नेचर दे रहे थे, कलर नेचर दे रहे थे, उनको कौन खा के निकल गया? किस फॉर्म में? H2 की फॉर्म में। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स मीडियम में बचे कि नहीं बचे? सॉल्यूशन पैरा से सीधा कलरलेस हो जाता है। आया समझ में? है ना? सारे मेटल यही काम करते हैं, है ना? लेकिन बस एक लिथियम है जो यहां पर अमाइड ना बना करके इमाइड बनाता है। लिथियम का अगर कंपाउंड देखोगे तो LiNH2 नहीं बनता, इसका कंपाउंड बनता है Li2NH। क्या बनता है? Li2NH। इस पे NH-2 आयन को अपन बोलते हैं इमाइड। क्या बोलते हैं? इमाइड आयन। ये है इमाइड आयन का नाम से जाना जाता है। ये रहा, बस ये एक्सेप्शन है। बाकी और बताओ, ये भी आप बता सकते हो ऐसा क्यों? NH2- आयन जो था वो बड़ा था बेटा, 3-3 एटम थे इसमें, 3-3। लिथियम छोटा था, तो बड़े के साथ एक छोटा स्टेबल एडिस नहीं है, इसलिए क्या करा उसने? 2 आ गए -2 के साथ स्टेबल एडिस बनाने के लिए, है ना? ये पूरा प्रोसेस है। अब देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब आप कभी भी 8 बजे होता ना डॉट, ये 8 से पहले तो नहीं होगा ना? बस ठीक है। देखो, ऑल द अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्स इन अमोनिया लिक्विड टू फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन। हर एक पॉइंट अपने आप में एक टॉपिक, ये एक क्वेश्चन है बेटा जो इंपॉर्टेंट है। द ब्लू कलर एंड रिड्यूसिंग नेचर, ब्लू कलर एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ब्लू कलर है, पैरामोनिएटेड नेचर है। सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ अमोनिएटेड आयन एंड इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी दोनों के कारण से है, जबकि रिड्यूसिंग नेचर और पैरामोनिएटेड नेचर और ब्लू कलर सिर्फ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण से है। देखो, सोडियम को लिक्विड में डाला है, X+Y अमोनिया, तो X मोल्स ने कुछ अमोनिया मोल्स ने सोडियम प्लस को घेर लिया और कुछ Y मोल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को घेर लिया। XY से दिखाया हुआ उसने अपने को, अपने डायग्राम में दिखाया है। सॉल्यूशन इज पैरामोनिएटेड नेचर। राइट साइड में ओनली कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम गिव्स ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम मैग्नीशियम आर स्मॉल इन साइज एंड हैव हाई IP वैल्यू, सो डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। वही साइज, वही नाटक है, छोटा साइज, हाई IP। डार्क ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स फेड इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ, कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, इट बिकम्स फेड। इट इज बिकॉज ऑफ द मेटल अमाइड फॉर्मेशन। ये पूरा तरीका, मेटल अमाइड फॉर्मेशन। हाँ, कलर्ड मतलब तो एक ही तो कलर है ब्लू, याद नहीं रख सकता? अलग अलग थोड़ी आ रहे हैं, सभी तो एक कलर दे रखे हैं, गजब कर रहा है। देखो, सोडियम प्लस अमोनिया NaNH2 बनाया, प्लस H2 निकल गया। लिथियम एक्सेप्शन क्या है? लिथियम फॉर्म्स वो इमाइड बनाता है। ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इट कन्वर्ट्स इनटू ब्रॉन्ज एंड फाइनली टू ब्रॉन्ज कलर ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल, और फाइनली किसमें? कलर्स में जाता है। तो ये पूरा है एक लिक्विड अमोनिया वाला पार्ट था। हर 6 पॉइंट इसके जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ठीक है, आज के लिए काफी है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बेटा। लाइव वालों एंड कर दूं मीटिंग? अपने आप भी हो जाएगी, 2-3 मिनट बाद एंड कर देते हैं, है ना? थैंक यू।